हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल डिफेंस वाला पर, जहां पर हम लोग एनडीए का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो लीजिए, बिल्कुल ऑन टाइम हम लोग वापस आ जाते हैं और आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा, जाना, उसके फॉर्मूलों को समझा और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई सभी बच्चों ने मेरे बताए हुए होमवर्क को जरूर किया होगा। ठीक है, एक जगह पे बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक हुई, कहाँ पर भाई 2 की जगह 4 आना था और आंसर 2 हो गया। तो ऐसी सिली मिस्टेक से बेटा आप जरूर बच जाना। ठीक है, सर जी तो ऐसे हो जाएंगे, है ना। लेकिन आप लोगों को ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ध्यान देना है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे कि कितना पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो अप्लाई किया जाता है हमारे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स में। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इस ट्रिग्नोमेट्री का मेजर पार्ट जो रोल होता है वो हमारा ज्योमेट्री के अंदर ही होता है। सबसे पहला एक बेसिक ज्योमेट्री होता है जिसे हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कहते हैं। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के अंदर कितनी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, कितने लेवल की ट्रिग्नोमेट्री लगती है, वो हम लोग देखेंगे। और फिर उसके साथ हम लोग देखेंगे कि अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से हटकर किसी भी रैंडम ट्राइंगल के ऊपर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो कैसे लगाएंगे, वो एक काफ़ी अच्छा सवाल हमारे पास बनता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी देखे गए हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, फॉर्मूलों को समझने के बाद वहाँ पे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। जहाँ पर हम लोगों ने पहले सेशन में जो पढ़ा वो सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री जितना पार्ट था, और फिर यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करते हैं। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हमारा रह जाता है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं ना, तो ये कंप्लीट पैकेज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, जहां से हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि 8 से 12 सवाल तक का एक रेंज रहता है ट्रिग्नोमेट्री से, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाने का। तो भाई 3 लेक्चर तो देने बनते थे ना, है ना। तो जितना ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा इसको एक बार रिवीजन ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज रिवीजन जब हो जाएगा तो आप आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी अच्छे से मास्टर कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उनको यूज टू हो पाएंगे उन चीज़ों को लेकर, है ना। लेकिन आज की चीज़ ये बिल्कुल थोड़ा सेपरेटेड है, इसका यूज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर सवाल फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब ज़्यादा देर ना लेते हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या ओवरव्यू रहेगा आज की पूरे सेशन के अंदर, कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की दुनिया में, जहां पे आपको ट्रायंगल्स के साथ मैं जान पहचान करवाऊंगा, उनके कुछ खास तरीके के रेशियोज, उनको करने के एक डिफरेंट तरीके जो आप लोगों ने क्लास 10th में सीखे होंगे। बेटा ये तो सभी बच्चे को आता था, फिर भी नहीं आता था तो हम लोग आज थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, लिनियर मेथड्स को तब लगाएंगे जब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं होगा, और अगर हमारे पास स्मार्टनेस है, हम लोग उन नंबर्स को वैसे देख सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन वैसे लगाने के लिए आप लोगों को प्रेरित करूंगा। ठीक है, और फिर हम लोग जाएंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलोज का सेट आएगा, वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे। एंड देन कुछ एक नेपियर्स एनालॉजी है जिसके ऊपर क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, लेकिन ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 फॉर्मूले हैं, यहाँ भी हम लोग इसको रख लेंगे पॉकेट में, है ना। बढ़िया, तो चलें सर, सबसे पहले शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेटा एक चीज जो होती है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बेसिक्स के अंदर, वो बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। यही डिफरेंस अगर बच्चे को समझ में आ जाए तो वो एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस अपने मन में लाता है। जैसे बेटा ध्यान से सुनना, सपोज करो आपने एक ऐसी कोई पहाड़ी है ना, ऐसी कोई पहाड़ की चोटी है, इसे क्या कहते हैं बेटा, सुसाइड पॉइंट जैसा कुछ कहते हैं ना, है ना। ऐसा खाई जैसा होता है, यहाँ पर खाई पूरा, अब जमीन यहाँ पे इतना है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। अब वो यहाँ से बच्चे कुछ चीजें देखता है। क्या देखता है? सपोज करो ये खाई के नीचे इधर जाके अगर कोई घर है, ठीक है, इधर जाके अगर कोई घर है तो ये घर को वो ऐसे करके ऑब्जर्व करेगा, ऐसे करके इस घर को ऑब्जर्व करेगा। या फिर सर यहाँ पर कोई ना बादल है, यहाँ पर कोई बादल है तो वो ऐसे करके ऑब्जर्व करेगा, ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करेगा। तो अब हमें समझना है, अब हमें एक चीज समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है ना।
तो हम ये कहते हैं कि सर जब भी कोई ऑब्जर्वर कहीं भी खड़ा हो, कहीं पर भी खड़ा हो, तो हम लोग क्या करते हैं सर, उसका एक आई लेवल ड्रॉ करते हैं। आई लेवल कैसा होता है सर, हॉरिजॉन्टली पैरेलल होता है, यानी ये क्षितिज यानी जमीन से कैसा होता है सर, पैरेलल होता है। अगर जमीन हमारी बिल्कुल ऐसे है तो ये आई लेवल भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा और वो वैसा ही रहेगा हमेशा। तो सर आई लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे, आई लेवल को हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री। कितना बोलेंगे बच्चे मेरे, 0 डिग्री बोलेंगे। अब अगर मैं इसके ऊपर की तरफ देख रहा हूं, मान लो 30 डिग्री देख रहा हूं, तो इसको 30 डिग्री एलिवेशन बोलेंगे, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और ऑब्जर्वर अगर नीचे की तरफ देख रहा है, सपोज करो 45 डिग्री नीचे देख रहा है, तो इसको 45 डिग्री डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, 45 डिग्री डिप्रेशन बोलेंगे। तो इस सुसाइड पॉइंट में जाके हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे समझ जाएंगे, है ना। ये थोड़ा खतरा है, थोड़ा खतरनाक है ये जो टास्क है, ऐसा नहीं करना है। हम लोग ऐसे ही समझ जाएंगे थोड़ा डायग्रामेटिकली कि भाई अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो या तो वो अपने आई लेवल से नीचे देखेगा, ठीक है, या तो वो अपने आई लेवल से ऊपर देखेगा। अगर वो ऊपर देख रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, अगर वो नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अब बच्चे इसके अंदर ना हम लोग जनरली इन जनरल कभी हम लोग ऑब्जर्वर को हाइट के साथ नहीं बनाते, हम लोग ऑब्जर्वर को कैसा बनाते हैं, पॉइंट के बराबर बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए बच्चे हमारे पास एक इतनी लंबी बिल्डिंग है, ठीक है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के सामने कोई अगर आदमी खड़ा है तो उसकी क्या ही ज्यादा हाइट होगी, तो हम लोग उसे अप्रोक्सीमेटली क्या बना देते हैं सर, उसे पॉइंट बना देते हैं। ये याद रहेगा। अब सर पॉइंट बना देते हैं तो ये वाली जो लाइन होगी ये हमारा क्या हो जाएगा सर, बेस हो जाएगा, जमीन हो जाएगी जहां पर वो खड़ा हुआ है। अब वो इस पॉइंट से जब वो ऊपर देखेगा सर, यहां पर ऐसे करके सपोज ये लेकर आते हैं, जब वो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देखेगा तो मान लो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 60 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्त, 60 डिग्री एलिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, एलिवेशन हो जाएगा। और अगर वो मान लो कि यहां पर कोई बिल्डिंग है, यहां पर सर ये एक कोई बिल्डिंग है और इसके बाजू में कोई मान लो 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, 2 स्टोरी यानी 2 माले वाली बिल्डिंग है, तो 2 माले बिल्डिंग में ऊपर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो हम लोग यहां पर ऑब्जर्वर को अभी भी पॉइंट बनाएंगे और कहेंगे सर ये नीचे अगर देख रहा है, ऐसे करके अगर देख रहा है, ठीक है, ये देख रहा है, तो सर पहले इस ऑब्जर्वर का क्या बनेगा, आई लेवल बनेगा, क्योंकि ये जमीन से ऊपर है। क्या बनेगा मेरे दोस्त, आई लेवल बनेगा। और आई लेवल से नीचे देख रहा है तो वो ये वाला एंगल कितना देख रहा होगा, सपोज करो 45 डिग्री डिप्रेशन में देख रहा होगा। अब हमें मालूम है कि सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा दोस्त, 45 डिग्री का हो जाएगा। ये छोटी सी जियोमेट्री हम लोगों को पहले से मानकर चलना है ना, पहले से मानकर चलना है। तो मेरे ख्याल से आपको इन 2 सिचुएशन में समझ में आ गया कि एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल का क्या मतलब निकलेगा, कैसे निकलेगा। अब जब हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को कर रहे होंगे तो करने का एक बहुत ही साधारण तरीका होगा कि पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद जैसा हम लोगों को सिखाया गया साइन कॉस टैन, वैसे वैसे रेशियो ले लेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्या हो कि मैं आपको एक बेहतर तरीका भी दूं उसके साथ, आपको ये पहले से आता हो लेकिन कुछ ऐसा दे दूं कि आप पुराने वाले को तो जानो ही जानो, लेकिन कुछ ऐसी चीज आपके हाथ में आ जाए जो इन क्वेश्चंस को पहले से आधे समय के अंदर आपको आंसर निकाल कर दे दे। तो क्या ये आपके फायदे की चीज है, होनी ही चाहिए, ठीक है। कोशिश करोगे तो शायद आप भी वो चीज कर पाओगे। पुराना तरीका तो सर आता ही है, लेकिन कुछ नया क्या सीखने की जरूरत है, क्या हमें दूसरों से आगे चलना है? अगर हाँ तो बेटा कोशिश करनी है ना, कोशिश जरूर करनी है। चलें फिर
सर समझते हैं, एक एक ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हुआ चलूंगा। इन रेशो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम बच्चे ए बी और सी रख देता हूं, है ना, इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी रख देते हैं। ये वाले ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल कितना है सर 90 डिग्री है, ये वाले ट्रायंगल में यहाँ एंगल कितना है सर 30 डिग्री है, और यहाँ पर कितना है सर 60 डिग्री एंगल है। ये ट्रायंगल की खास बात क्या है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। ओके मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये वाली साइड जो है बेटा ये x रेशियो की होती है, अगर ये x की होती है तो ये वाली साइड जो होगी ये कंफर्म कितने की होगी, ये √3x की होगी। और ये वाली साइड कितने की होगी सर, ये वाली साइड हमारी 2x की होगी। आपको कैसे पता बेटा, दो सबूत हम लोग ले सकते हैं। पहला तो पाइथागोरस थ्योरम से ये सारा के सारे साइड्स वेरीफाई कर रहे होंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये काम कर रहा होगा, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। दूसरा हम कहां से लेकर आए इस कॉन्सेप्ट को, वो चीज थोड़ा सा देख लीजिए बेटा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो आप कहेंगे सर साइन 60 डिग्री के बारे में जरा बात करते हैं। किसके बारे में, 60 डिग्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सर साइन 60 डिग्री कैसे निकलेगा, साइन 60 डिग्री निकलेगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। अब आप जानते हैं कि 60 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा सर, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और 60 से एडजेसेंट जो साइड होगा वो बेस कहलाएगा, है ना मेरे दोस्त, वो बेस कहलाएगा। 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर और 60 के एडजेसेंट वाला बेस कहलाएगा। चलिए तो हम कहेंगे सर ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया √3x का, और बेस कितने का आ गया सर, x का आ गया। कितने का आ गया, नहीं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, सर हाइपोटेन्यूज ये हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना है 2x का है, तो x से x गए तो मेरे पास √3/2 आ गया। देखो बेटा साइन 60 √3/2 होता है, यानी कि ये रेशियो जो है बेटा ये रेशियो फिक्स्ड है, ये रेशियो फिक्स्ड है। इसी तरीके से बच्चे अगर मैं कोसाइन 60 डिग्री निकालूं तो कोसाइन 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सर बेस कितना है, बेस हमारे पास x है, हाइपोटेन्यूज कितना है 2x है, तो ये सर 1/2 होता है, और कोसाइन 60 1/2 होता है। tan 60 डिग्री की बात करें तो बेटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर सर x का है, बेस हमारे पास सॉरी परपेंडिकुलर हमारे पास √3x का है, और बेस हमारे पास x का है। तो देखो बेटा tan 60 डिग्री √3 का ही होता है। सर क्या हो कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसे नीचे की तरफ 30 डिग्री बना रहा हो और ऊपर की तरफ 60 डिग्री बना रहा हो, तब क्या करेंगे? ऐसी कोई बात बोल रहे हो क्या बेटा? जैसे कि यहां पर 30 डिग्री बना रहा हो, यहां पर 60 डिग्री बना रहा हो, और यहां पर तो 90 डिग्री बनेगा ही सर। तो आपको याद कैसे रखना है मेरे दोस्त? याद ऐसे रखना है कि सर 30 के सामने हमें रेशियो x लेना है, 60 के सामने रेशियो हमें √3x लेना है, और 90 के सामने रेशियो में 2x लेना है। तो सेम चीज यहां करूंगा कि सर 30 के सामने मुझे रेशियो x लेना है, 60 के सामने मुझे रेशियो √3x लेना है, और 90 के सामने रेशियो मुझे 2x का लेना है। सर इसका यूज कैसे है? यूज को जरा ध्यान से देख लीजिए बेटा, बहुत अच्छे से देख लीजिए। मैं इसमें कैसे सवाल पूछ सकता हूं आप लोगों से? मैं इसमें सवाल कुछ ऐसे पूछूंगा कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जिसमें मुझे बता दिया गया कि सर ये एंगल कितने का है, ये एंगल 30 डिग्री का है ना, ये एंगल 30 डिग्री का है। और मैं बोल देता हूं कि सर ये हाइट जो है वो 10 मीटर की है। कितने की है सर? 10 मीटर की है। तो मुझे बताइए ये कितने की होगी, ये कितने की होगी? हमने अभी अभी क्या सीखा सर? हमने सीखा कि अगर इधर x है बच्चे तो इधर √3x होगा, अगर इधर x है तो इधर √3x होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इधर 10 है तो सर इधर 10√3 मीटर होगा। ये डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो बच्चे, आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा कहना है, ये मेरा कहना है। सर इसमें वैल्यूज ऐसे हो सकती है, बदल सकती हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल, वैल्यूज बदल के देखिए कि अगर यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है और अब यहां पर मुझे दे दिया गया बेटा 20 मीटर्स दे दिया गया है। कितना? 20 मीटर्स दे दिया गया है। अब क्या करें सर? अब बेटा नोट करो ना, नोट करो कि सर यहां √3x दिया हुआ है, यहां 20 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब सर √3x जो है वो 20 मीटर के बराबर है।
इसका मतलब x जो है वो 20 अपॉन रूट 3 के बराबर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सर ये वाली जो लेंथ होगी ये 20 अपॉन रूट 3 मीटर के बराबर होगी दिस लेंथ। बेटा ना ही कोई आपको ट्रिगो लगाने की जरूरत है, बस अगर आप इस रेशियो को समझते हो तो बड़े ही आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे सर अगर अब ये 20 रूट 3 का हो गया मेरे दोस्त, तो मुझे बताइए ये कितने का होगा। सर ये यहां पर अगर x रखा है तो यहां पर 2x रखा है ना। तो अगर यहां पर 20 अपॉन रूट 3 रखा है दोस्त, तो यहां 20 का डबल 40 अपॉन में रूट 3 मीटर हो जाएगा। बस इतना ही कैलकुलेशन आपको मेंटली करना है और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बढ़िया। तो ये गेम समझ में आ गया आप लोगों को कि इस गेम को आपको रेशियो याद रखना है कि सर ये अगर इधर x है, 30 के सामने x, 60 के सामने रूट 3x, 90 के सामने 2x रहता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट भी बन रहा है और इसकी मदद से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाए बिना साइड्स के रेशियो को पता कर सकते हैं, है ना। चले एक और ट्राइंगल देखो बेटा, और किस तरीके का ट्राइंगल सामने आता है। सर एक ट्राइंगल आता है जिसमें ना हमें एंगल कैसे दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। सर ये वाला ना 45 डिग्री का दिया जाता है और ये वाला भी 45 डिग्री का दिया जाता है और ये वाला एंगल 90 डिग्री का दिया जाता है। ऐसा ट्राइंगल दिया जाता है। इस ट्राइंगल में खास बात क्या होता है, सर दोनों एंगल बराबर हैं तो मुझे समझ में आता है कि सर ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। ये तभी ऐसा हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे सर इस वाले साइड को अगर हम लोग x मान लेते हैं मेरे दोस्त, तो इस वाली साइड को भी हमें x ही मानना पड़ेगा क्योंकि सर ये दोनों साइड बराबर हैं। तो सर वो वाली साइड कितनी की हो जाएगी, अब ये वाली साइड बेटा रूट 2x की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, रूट 2x की हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हो, वरना बेटा दूसरा तरीका जो हमने कहा था वो ये कि सर अभी हम लोग इस एंगल को फोकस करते हैं कि साइन 45, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आप कहोगे सर साइन 45 डिग्री कितना होता है। सर यहां पे साइन 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये हो गया x और ये हो गया बेटा रूट 2x और ये आ गया देखो 1/√2। सर ट्रू, बिल्कुल ट्रू। cos 45 डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा x अपॉन में अगेन रूट 2x, तो 1/√2 हो जाएगा। और tan 45 डिग्री की बात करें मेरे दोस्त तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितने का है सर, x का है, बेस भी x का है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फॉलो कर रहे हैं सर, डायग्राम में मुद्दा भी समझ में आ गया। ठीक, तो अब जो मैं आपको ट्राइंगल्स बताऊंगा उन ट्राइंगल्स में इन्हीं दोनों का इस्तेमाल होगा। और एक और ट्राइंगल ऐसा बताऊंगा जिसमें हमें एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की जरूरत होगी जो कि काफी कम पूछा जाता है लेकिन पूछा गया है। ठीक है, देखिए बेटा वो कौन सा है, वो ये वाला है बेटा। कौन सा ट्राइंगल सर, जब हमें ऐसा ट्राइंगल दे दिया गया हो कि ये मान लो A है, ये मान लो बच्चे B है और ये हमारे पास C है, तो हम कहते हैं सर ये वाला एंगल अब हमें दे दिया गया बेटा 15 डिग्री का दे दिया गया, ये वाला एंगल हमें 75 डिग्री का दे दिया गया और ये अभी भी बच्चे हमें 90 डिग्री का ही दे दिया गया है ना, 90 डिग्री का ही दे दिया गया है। अब सर अब देखो ये या तो रेशियो याद कर लो या तो बेटा दिमाग लगाओ। सर दिमाग ज्यादा बड़ी चीज है, दिमाग लगाते हैं ना, दिमाग लगाते हैं कि सर साइन 15 डिग्री कितना होता है। सर साइन 15 डिग्री रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2√2 होता है, यानी ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो रहा होगा। सर कॉस 15 डिग्री कितना होता है, सर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2√2 होता है, यानी ये सर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज रहा होगा। हाँ सर। सर tan 15 डिग्री कितना होता है, tan 15 डिग्री बेटा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1 होता है, यानी ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो हो गया। तो सर रेशियो पता लग गया ना, तो मैं यहीं से रेशियो लिख दूंगा कि सर नीचे वाली जो साइड है इसकी जो लेंथ होगी मेरे दोस्त वो हो जाएगी रूट 3 प्लस 1x हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाली जो साइड है। और सर ये वाली जो साइड है यानी 15 के सामने वाली साइड जो है ये रूट 3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ x हो जाएगी। और ये वाली जो साइड है ये ट्वाइस ऑफ रूट 2x के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर देखो
परपेंडिकुलर का रेशियो √3 - 1 से मिल रहा है, बेस का रेशियो √3 + 1 से मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज का रेशियो 2√2 से मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कुछ स्पेसिफिक रेशियोज में इन ट्राइंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना। तो इनको हम लोग लगाएंगे जब भी क्वेश्चन आएगा, ये रेशियो फिक्स्ड रहेंगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, ये रेशियो मेरे फिक्स्ड हैं, है ना। अब देखो मैं कुछ और कमाल की चीजें करने वाला हूं। ये 3 ट्राइंगल पे बेटा फोकस करो। इन 3 ट्राइंगल में मैं आपको क्या क्या चेंजेस लाके दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि सर ये मेरे को 30 डिग्री दे दिया गया सपोज, है ना, ये 30 दे दिया गया, और ये सर मेरे को ये मान लो 45 दे दिया गया, दिस इज 45 डिग्री दे दिया गया, ये मुझे 60 डिग्री दे दिया गया, ये मुझे 30 डिग्री दे दिया गया, और ये मुझे 60 डिग्री। ठीक है, यहां पर सर 30 डिग्री और यहां पर सर 45 डिग्री अगर दे दिया जाता है, तब मैं किस किस रेशियो में डिवाइड करूं। ठीक है, कौन कौन से रेशियो में डिवाइड होगा ये आपको समझना है। चलिए फोकस करें मेरे साथ। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, दिस इज बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट। ये कैसा है सर, ये इजीएस्ट है, ये वाला याद करना हमारे लिए इजीएस्ट है, और ज्यादा सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है, कैसे सर, हमने कहा कि मान लेते हैं कि सर ये वाली जो लेंथ है इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसको x लेंथ मान लेते हैं, तो सर 60 डिग्री के सामने वाली लेंथ कितने की हो जाएगी सर, √3x की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी सर, √3x की। अगर ये √3 है तो ये टोटल लेंथ कितने का हो जाएगा सर, √3 इंटू √3 दैट इज 3x की लेंथ हो जाएगी। कितने की, 3x की। तो ये वाली लेंथ कितने की हो जाएगी सर, ये 2x की होगी, तभी टोटल में हमारे पास 3x आ रहा है ना। अच्छा सर, इधर की लेंथ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, यहां से यहां तक की लेंथ अगर आप निकालना चाहते हैं तो दोस्त कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का हो जाएगा, और यहां से यहां तक की लेंथ अगर आप निकालना चाहते हैं दोस्त, तो ये हो जाएगा 2√3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 2√3x के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनकर आ रहा है, पूरा का पूरा जो सीक्वेंस आप लोग देख रहे हो, है ना। तो ये कैसे याद करें सर, बार बार बनाओगे ना तो याद होगा, बार बार बनाओगे। एक बार डायग्राम मैंने बनाया, एक बार आप बनाओगे, फिर एक बार आप ऐसे बनाओगे कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा नंबर्स याद है, फिर धीरे धीरे ऐसे बनाओ कि बेटा आंख बंद करके आप ड्रॉ कर सकते हो कि यहां पर ये होगा, वहां पर वो होगा, यहां पर ये होगा। ये सारी रेशियोज आपको ढंग से पता होने चाहिए। ठीक है, वरना आप इतने स्मार्ट हैं कि आप इन रेशियोज को देखकर बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया कि सर इधर x है तो इधर √3x, इधर √3x है तो इधर 3x, इधर 3x है तो ये बचा हुआ 2x। सर ये और ये वाली साइड दोनों बराबर लेंथ की होगी तो 2x का हो जाएगा, ये 2√3x का हो जाएगा। कैलकुलेशन वही लगी है मेरे दोस्त, कैलकुलेशन वही लगी है जो मैंने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले ट्रायंगल पे लगाया था। बस उसी चीज का रेशियो लेकर चल रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट लेकर चल रहा हूं, डायरेक्ट, है ना। सर इसमें बताइए इसमें क्या होगा, इसमें इधर देखो बच्चे, अगर मैंने इसको बच्चे x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, तो सर इसके सामने वाला कितने का हो जाएगा, √3x का हो जाएगा। हाँ सर, ये हमारे √3x का हो जाएगा। अब ये अगर √3x का है सर, 45 डिग्री में जो ये साइड होती है वही साइड ये होती है, यानी ये वाली लेंथ सर टोटल में √3x हो जाएगा। अरे हाँ सर, टोटल में √3x हो जाएगा, तो बचा हुआ साइड कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा √3 - के 1x के बराबर हो जाएगा। ये रेशियो आ गई मेरे दोस्त, ये रेशियो आ गई। आप चाहो तो इनको बना सकते हो, मैं लिख देता हूं कि सर ये 2x रेशियो के बराबर होगा, ये वाला, ठीक है, और ये 2x का होगा तो ये कितने का हो जाएगा बेटा, ये √6x का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा सर, √6x का हो जाएगा। ये कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, √3x और √3x का, तो √6x आ जाएगा, है ना। कुछ हो रहा है सर, कमाल की चीजें हो रही हैं। यहां पर देख लेते हैं सर, यहां पर देखिए कि अगर मैंने इसको x मान लिया मेरे दोस्त, इसको अगर x मान लिया, तो सर ये 45 के सामने वाला भी x का ही होगा। ठीक है सर, ये 30 के सामने वाला है तो ये पूरा का पूरा कितने का हो जाएगा, √3x का हो जाएगा। अच्छा, तो सर ये भी कितने का हो जाएगा, ये भी √3 - 1x का हो जाएगा। ये रेशियो मेंटेन्ड है। तो ये अगर x का है और ये x का है तो ये कितने का हो जाएगा, ये सर √2x का हो जाएगा, है ना। 45 डिग्री में पढ़ा था हम लोगों ने। तो सर ये कितने का हो जाएगा बच्चे, पाइथागोरस लगा दो, ज्यादा परेशानी ना हो, तो 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, यानी ये सर 2x का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा दोस्त, 2x का हो जाएगा। तो ये कुछ 3 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इन 3 ट्राइंगल्स में आपको रेशियो
सही तरीके से पता होनी चाहिए, और अगर ये पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी इसी के ऊपर करवाना सिखाता हूं, साथ ही जो क्वेश्चन में ये ट्रिक्स नहीं लग रहे होंगे, ये रेशियो नहीं लग रहे होंगे, तो मैं उन क्वेश्चंस में क्या करूंगा, मैं उन क्वेश्चंस में ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करूंगा। तो चले, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ यहां पर इन ट्राइंगल्स के ऊपर यानी हाइट्स एंड डिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगाकर देखते हैं, सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बूस्ट हो जाए, एंड देन उसके बाद हम लोग चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहला सवाल यहां पर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट h is at angles of elevation π/6 and π/3 respectively. What is the height of the hill? चलिए डायग्राम बनाते हैं सर, डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया सर, ऐसे करके एक डायग्राम बनाते हैं। मैं समझाता हूं ये कैसे बन रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। यहां ये बोल रहा है कि सर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है सर, हिल है। ये क्या है, हिल है। और ये क्या है सर, ये बिल्डिंग है। ओके, बिल्कुल बात समझ में आती है। ठीक है सर, ये कह रहा है कि जब मैंने हिल के ऊपर से देखा तो π/6 एंगल बना। जब मैं हिल के ऊपर ऑब्जर्वर था तब सर एंगल ऑफ एलिवेशन π/6 यानी 30 डिग्री का बना। और जब वो बॉटम ऑफ द बिल्डिंग में था तो यहां पर ऑब्जर्वर था, तो मेरे दोस्त तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा बना, तब उसने ऐसे करके हिल के ऊपर को देखा होगा, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया सर, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन गया। ऐसा ये बोल रहा है। तो वो ये कहता है कि अगर मेरी हाइट बेटा ये h के बराबर होती है, ये वाली हाइट, तो मुझे बताइए कि सर इसकी टोटल हाइट कितनी होगी। सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं अगर देखकर बताऊं तो मैं कहूंगा कि सर ये वाली हाइट हमारे पास h की है, तो ये वाली हाइट हमारे पास h/2 की हो जाएगी। तो सर टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 3h/2 हो जाएगी। कैसे सर, कैसे टोटल हाइट 3h/2 कैसे हो गई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। कैसे हो जाएगा, आपने इसे कैसे कर दिया, इसे आप कैसे कर पा रहे हैं इतनी तेजी से, है ना। तो अब हम कैसे पता करें कि भाई ये 3h/2 कैसे आया सर, कैसे 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 कैसे? तो चलिए रिवील करते हैं। बेटा अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन का ध्यान दें, सिर्फ ध्यान दें, तो देखिए कितनी कमाल की चीज आपके सामने आने वाली है कि सर एक ट्राइंगल अभी अभी आपने ऐसे बताया जो कि 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले ट्राइंगल का मर्ज था। कैसा था, यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ पर 60 डिग्री था। तो आपने कहा था कि सर ये वाली साइड x की होगी, तो ये वाली साइड सर 2x की हो जाएगी, है ना। और सर ये वाली ये साइड जो है √3x की हो जाएगी। अच्छा, ऐसा ही कुछ बताया था मैंने आपको। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये जो ट्राइंगल आप लोग देख रहे हो, ये 60 डिग्री वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को आप लोग स्लाइड करते करते इस नोक को इस नोक से मैच कर दो। क्या मतलब सर, इस नोक को इस नोक से, इस नोक को इस नोक से मैच कर दो, तो स्लाइड करते करते आपके पास जो ट्राइंगल बनेगा मेरे दोस्त, इमेजिनेशन पावर को थोड़ा सा जिंदा रखना है कि स्लाइड करते करते सर ये ट्राइंगल ना यहां पर ऐसे पहुंच जाएगा। ये वाला ट्राइंगल स्लाइड करते करते आगे की तरफ जाएगा तो ये यहां पहुंच जाएगा, इस तरह का फिगर बनाएगा। अब सर ये हमें 60 डिग्री दिया गया है और सर ये हमें कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया है। अगर मैं इनका उल्टा और ऑपोजिट देखूं तो मेरे दोस्त ये हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा और ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। क्या ये वाली फिगर ऐसे बनी हुई है? अगर मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दूं, है ना, तो क्या ये फिगर इसी फिगर को लिटाकर बनाई गई है? हाँ सर, बनाई गई है। अब बोला गया कि बच्चे ये हमारा x का था, अगर ये हमारा x का था तो ये हमारे पास x का हो गया सर, ये x का हो गया। ये हमारे पास 2x का था, तो दोस्त अगर ये वाली साइड इधर आ गई तो बची हुई साइड इधर आ गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लेंथ कितने की हो गई सर, 2x की हो गई। डन है, ठीक है। ये हाइट कितने की हो गई सर, ये वाली √3x की हो गई। ये पूरा रेशियो बन गया सर, इसी को हमने सिंप्लीफाई करके बना दिया। अरे वाह, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि सर अगर इधर 2x है और इधर हाइट h है, अगर इधर 2x है और इधर हाइट h है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x बराबर h है,
तो इसका मतलब सर x बराबर h/2 है, यानी सर इधर x लिखा है तो इधर h/2 है। सर h/2 है तो टोटल हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, टोटल हाइट हो जाएगी सर h प्लस h/2 हो जाएगी, यानी 3h/2 हो जाएगी। क्या ये एक बेहतरीन तरीका नहीं था इस क्वेश्चन को करने का? आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, डेफिनेटली लगाइए, लेकिन आपको पता चलेगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री में काफी टाइम लग रहा है, थोड़ा तो ज्यादा टाइम लगेगा, काफी नहीं बोलूंगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहां देखिए कितनी खूबसूरती के साथ मैंने सिर्फ एक वैल्यू को देखा कि वो अगर h है तो वो h/2 का होगा। सिर्फ रेशियो का खेल है सर, अगर रेशियो पकड़ में आ गई तो देखो कितने आराम से ये क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। हमने क्या किया सर, उसी ट्रायंगल को रीमॉडिफाई किया और रेशियोज इधर उधर एक्सचेंज हो गई और उतना ही करते ही हमारे पास आ गया। तो ये सर ये क्वेश्चन आपने पहले क्यों नहीं कराया? बेटा ये सिखाना था, तभी तो मैंने आपको क्वेश्चन में करवाया कि यही सेम रेशियो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई हो रहे हैं। मजा आया? और चाहिए? और लेकर आते हैं, और लेकर आते हैं सर अगला सवाल। इधर देखो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, जहां पर हम लोग चाहकर भी हम लोग ये रेशियो मेथड नहीं लगा सकते, बिकॉज यह जो एंगल दिया हुआ है मेरे दोस्त वो 48 डिग्री दिया है। 48 डिग्री पे सर हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, जिसको आती है वो करे, हमें नहीं आती। तो सर इसमें हमें क्या करना होगा, हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ बलून इज डायरेक्टली अबव वन एंड of a bridge, the angle of depression of the other end of the bridge from the balloon is 48 डिग्री। अच्छा, ये कह रहा है एक ब्रिज है, एक ब्रिज बना लेते हैं, लीजिए ली सर एक ब्रिज बना लिए। इस ब्रिज के एक एंड में बेटा एक बलून उड़ रहा है, मान लो ये बलून उड़ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर एंड ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बलून। मान लो कोई ऑब्जर्वर जो है वो बलून के ऊपर यानी यहां पर कहीं बैठा हुआ है और यहां से ब्रिज के वो दूसरे एंड को ऑब्जर्व कर रहा है विद एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आई लेवल बनाना पड़ेगा सर, आई लेवल बनाएंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है सर, 48 डिग्री का बन रहा है। तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा सर, 48 डिग्री का होगा, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द बलून अबव द ब्रिज इज 122 मीटर, ये कह रहा है कि सर ये जो बलून की हाइट है वो 122 मीटर्स हमें दी गई है, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो हमसे पूछ रहा है कि सर ये ब्रिज की लंबाई कितनी होगी, है ना, सिंपल क्वेश्चन सर। अब 48 डिग्री पर तो सर हमें रेशियो नहीं मालूम है, तो हम क्या करें, हम कहेंगे कि सर tan थीटा यानी tan 48 डिग्री जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी 122 अपॉन में L हो जाएगा। तो इससे L की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 122 डिवाइड बाई tan 48 आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये 122 cot 48 डिग्री बन जाएगा। अच्छा, अब आप लोग जानते हो कि सर cot 48 डिग्री को आप लोग लिख सकते हो 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हो मेरे दोस्त, 90 माइनस 42। और cot 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो ये 122 tan 42 डिग्री के बराबर आ जाएगा, यानी 122 tan 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ना। तो ये था जहां पर हमें मजबूरन सर ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, बिकॉज वी डोंट हैव चॉइस। उसने एक ऐसा एंगल ले लिया जिसको लेकर हम लोग रेशियो से काम नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हमें मजबूरन ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। या फिर वो एंगल ही ना दे, जैसे मान लो एंगल उसने कह दिया कि बी थीटा, ठीक है, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी दे देता है, तब मैं क्या करूंगा, मैं रेशियो तो नहीं लगा सकता ना, बिकॉज वी आर नॉट स्पेसिफिक कि अल्फा बीटा कितना है, थीटा कितना है। तो तब हमें इनवर्स बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री लगानी होगी, है ना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री हमें लगानी होगी। देखते हैं सर और कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ लग रहा है जो आपने बताया, देखिए, चलिए देखिए यहां पर देखिए बेटा, इफ अ फ्लैग स्टेफ ऑफ 6 मीटर हाइट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर थ्रोज अ शैडो ऑफ द 2√3 मीटर along the ground, then what is the angle of sun makes with the ground। मान लो बेटा ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत है, इसके ऊपर एक क्या है, फ्लैग स्टेफ है, यानी झंडे का डंडा है बेटा, झंडे का डंडा। अच्छा, ये झंडे का डंडा है। ये क्या कह रहा है, सूरज से सर इसकी रोशनी जब परछाई पड़ती है तो वो परछाई इतनी लंबी पड़ रही है, इतनी लंबी, है ना, कितनी लंबी पड़ रही है सर, यहां से लेके ये जो है ये सर इसकी परछाई पड़ रही है यहां से लेके यहां तक। तो इसने क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, इसने कहा कि सर जो पोल या फिर फ्लैग स्टेफ है उसका जो हाइट है वो 6 मीटर है, और जो
शैडो की लेंथ हो रही है वो हमारी 2√3 मीटर की हो रही है। ठीक है सर, 2√3 मीटर की हो रही है, ये 6 मीटर की हो रही है। सर अब देखो सीधा सीधा अगर मैं आपसे एक हिसाब बोलूं कि 2√3 में अगर मैं √3 मल्टीप्लाई करता हूं तो सर वो 6 हो जाता है। हाँ सर हो जाता है। यानी अगर मैं इसे x बोलूं तो सर ये √3x लिखा हुआ है, और ये रेशियो तभी मेंटेन करेगा जब इधर सर 30 डिग्री होगा और इधर सर 60 डिग्री होगा। तो यहां से सूरज अगर आप लोग देख रहे हो तो सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया मेरे दोस्त? सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो मान लेते हैं कि ये थीटा 60 डिग्री नहीं है, ये सर इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो थीटा मान लेते हैं तो आप कहोगे सर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, यानी 6 अपॉन में 2√3। कैंसल आउट करोगे तो बेटा tan थीटा बराबर आपके पास √3 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर थीटा बराबर 60 डिग्री ही रहा होगा, तभी √3 आ रहा है, वरना नहीं आना चाहिए था। दोनों तरीकों से देख लिया। जहां कंफ्यूजन है तो बेटा बचपन का तरीका सुप्रीम बेस्ट, ठीक है, लेकिन नया तरीका ये स्मार्ट वाला तरीका है। कई बार बेटा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका जरूर अपना सकते हैं। बल्कि मैं ये कहता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले तरीके की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए अगर आप बाकियों से आगे रहना चाहते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं दोस्त। अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक इज 15 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज इन द लेक इज 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल इज। चलिए देखिए सर, यहां पर हम लोगों ने बना लिया लेक। ये मान लो कोई लेक है, ये कह रहा है कि सर इसके 25 मीटर ऊपर किसी प्लेटफॉर्म से कोई ऑब्जर्वर है। तो ये हाइट कितने की है सर? ये हाइट हमारी 25 मीटर्स की है। दिस हाइट इज 25 मीटर्स, है ना। अच्छा, यहां ऑब्जर्वर है तो सर ये क्या होगा? यहां पर आई लेवल भी बनेगा। जी बन गया आई लेवल, ये आई लेवल हो गया। ये कह रहा है कि सर हमारे पास ना एक बादल है, ठीक है, एक ही बादल है। हाँ सर एक ही बादल है। इस बादल को जब वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, इस बादल को जब वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है तो वो 15 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है मेरे दोस्त, 15 डिग्री का। तो अब इस बादल की जो परछाई होगी वो इस पानी में पड़ रही होगी ठीक उतने ही नीचे जितना ये पानी से ऊपर है बेटा, यहां पर बादल की परछाई बन रही होगी। और जब वो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से नीचे की तरफ देखता है मेरे दोस्त, तो तब वो एंगल कितना बनाता है? 45 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तब वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हमारे पास कंसेप्ट बनकर आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है। ओके, तो अब बोला क्या जा रहा है कि सर अगर ये 25 मीटर का है तो कंफर्म ये भी 25 मीटर का होगा। हाँ जी सर ठीक है। ये कितने का होगा? ये सर अगर मैं x मान लेता हूं, इसको अगर मैं x मान लेता हूं तो ये वाली हाइट कितने की होगी दोस्त? ये वाली हाइट 25 प्लस x मीटर की होगी। टोटल हाइट कितने की होगी सर? 25 प्लस x मीटर्स की होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। प्लेन मिरर का लॉ है ना बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर का लॉ है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट यानी पानी से जितना ऊपर है तो इमेज भी पानी से उतना नीचे होगा। तो 25 प्लस एक्स इधर, तो 25 प्लस एक्स इधर। अब बेटा आप लोग बहुत सीधे सीधे तरीके से एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि सर ये वाला डिस्टेंस कितने का होगा, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितने का होगा। बेटा देखो ये 45 डिग्री का बन रहा है, तो सर ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है ना, देखने में नहीं लग रहा होगा मेरे दोस्त, ये वाली डिस्टेंस कितने की है सर? 50 प्लस एक्स की है। दिस डिस्टेंस इज 50 प्लस एक्स टोटल में। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितने की होगी सर? ये वाली डिस्टेंस भी हमारे पास 50 प्लस एक्स की हो जाएगी, क्योंकि सर 45 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है। तो बेस और जो परपेंडिकुलर होगा दोनों सेम लेंथ के होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दीजिए ऊपर वाले ट्रायंगल में कि सर tan 15 डिग्री जो होता है वो हमारे पास √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 होता है। tan 15 डिग्री आप निकालोगे तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालोगे,
सर बेस कितना है, बेस हमारे पास 50 प्लस एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x अपॉन में 50 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, x √3 प्लस 1 आ जाएगा और इधर से बेटा 50 √3 माइनस के 50 प्लस बेटा x टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 आ जाएगा। ओके सर, इस वाली वैल्यू को बेटा उठा के आप लोग इधर ले आओगे, उठा के इधर ले आओगे तो x कॉमन रहेगा। सर x कॉमन रहेगा तो √3 से √3 कट जाएगा, प्लस 1 में माइनस माइनस 1 हो जाएगा तो ये 2x बन जाएगा, इक्वल्स टू सर कितना आ रहा है, 50 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 करके कुछ आ रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो सर x बराबर 25 √3 माइनस 25 मीटर्स आ जाएगा। ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा इतनी कैलकुलेशन के बाद। लेकिन सर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था क्लाउड की हाइट। क्लाउड की हाइट कितनी है सर, क्लाउड की हाइट है इस पोजीशन से बेटा, यहां से ध्यान से देखना बेटा, यहां से यहां तक है क्लाउड की हाइट, या फिर हम लोग ऐसे देखें कि सर ये भी क्लाउड की हाइट हो सकती है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। तो क्लाउड की हाइट सर 25 प्लस एक्स हो गई, यानी क्लाउड की हाइट जो है वो सर 25 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 25 प्लस एक्स की वैल्यू बेटा 25 रूट थ्री माइनस 25 हो जाएगा। तो 25 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया दोस्त, 25 √3 आंसर आ जाता है ना। समझ में आया बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल। अब अगर आप इसे ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं तो थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन रेशियो का गेम बहुत सिंपल है, बहुत सीधे तरीके से है। अगर किसी को डायग्राम में दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार और डायग्राम बना देता हूं भाई, बच्चों के लिए क्या नहीं करना पड़ता है तो ये भी करेंगे। सर डायग्राम बना रहे हैं, ये तो उल्टा बन गया, ये बन गया देखो कुछ ऐसा, है ना सर, एक बन जाएगा कुछ ऐसा, ये लीजिए सर, एक बन जाएगा कुछ ऐसा। अच्छा, और हम लोग यहां पर बना देते हैं बेटा, ये वाला सरफेस बना देते हैं जो कि वाटर लेवल है। ठीक है सर, ये वाटर लेवल हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल से पैरेलल। ठीक है सर, ये हमें 15 डिग्री दिया गया है। यहां से ये वाली लाइन अगर मैं जोड़ूंगा मेरे दोस्त, ये वाली लाइन अगर मैं जोड़ दूंगा तो सर ये 45 डिग्री का है। ये कितने का है, 45 डिग्री का है। हमने कहा कि सर ये वाली हाइट हमारे पास 25 मीटर्स की है, तो ये वाली हाइट भी 25 मीटर्स की है। ठीक है सर, अगर ये 25 मीटर्स की है तो मान लेते हैं कि ये x मीटर्स की हाइट है। ओके सर, अगर ये x मीटर्स की हाइट है तो ये टोटल में हमारे पास 25 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि सर इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर होता है तो ये सर इमेज डिस्टेंस कवर होता है। और अगर ये 45 डिग्री बन रहा है मेरे दोस्त तो ये भी 45 डिग्री बन रहा होगा। और अगर ये 45 डिग्री बन रहा है तो आप कहेंगे कि सर ये 25 प्लस एक्स है, ये कितना है सर, ये टोटल में, इधर देखो बच्चे, ये टोटल में कितना हो जाता है दोस्त, ये 50 प्लस एक्स हो जाता है। और अगर ये 50 प्लस एक्स का है तो सर ये भी 50 प्लस एक्स का हो जाता है। और अगर ये 50 प्लस एक्स का है तो दोस्त यहाँ से लेके यहाँ तक भी बेस जो है वो हमारा 50 प्लस एक्स का हो जाता है। हम लोगों ने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बेटा tan 15 डिग्री ले लिया और क्वेश्चन यहाँ से खल्लास, है ना। सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है बेटा, काफी अच्छा सवाल मैं इसे कहूंगा, इसीलिए मैं डिस्कस करने के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन लेकर आया। तो क्या बोलते हैं जनता लोग, मजा आया इस सवाल में, है ना। चले फिर अगले सवाल पे, चलिए अगला सवाल देखिए सर। यहां देखें, ये क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज में फंसाने वाला सवाल हमें बता रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज tan इनवर्स 5/12, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस। देखो बेटा, ये कह रहा है कि सर ये एक लाइट हाउस हो जाता है, ठीक है, और कुछ दूरी पर बेटा इसका एक बोट है। तो यहाँ लाइट हाउस से ऊपर जब नीचे की तरफ देखा जाता है बेटा, लाइट हाउस में कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसका आई लेवल ये होगा सर, वो जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है tan इनवर्स में 5/12 होता है दोस्त। कितना होता है, tan इनवर्स 5/12। तो सर ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स में 5/12 हो जाएगा।
ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। तो रेशियो हमें क्या बताता है कि सर अगर थीटा बराबर tan इनवर्स 5/12 है तो tan थीटा बराबर 5/12 है, यानी सर यहां पर रेशियो 5x रहा होगा और यहां पर रेशियो 12x रहा होगा। यहां पर रेशियो 5x रहा होगा, यहां पर रेशियो बच्चे 12x रहा होगा। तो हमसे बोला जा रहा है कि सर जो लाइट हाउस है वो 100 मीटर हाई है। जो लाइट हाउस है वो अगर 100 मीटर हाई है मेरे दोस्त, तो यहां से 5 के टेबल में 100 को कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, x की वैल्यू यहां से 20 अगर रख देंगे तो 12 इंटू 20 बेटा 240 मीटर्स हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे काट देते हैं तो x की वैल्यू आपके पास 20 आ जाती है, जिसको मैंने वहां सब्स्टिट्यूट किया। सो ऑप्शन नंबर 240 इज द करेक्ट आंसर, है ना। मुश्किल था ये सवाल, पढ़ने में मुश्किल लगा सर, लेकिन था नहीं। यहां पे tan का रेशियो तो हमें पहले से ही दिया होता 5/12, तो वो 5 और 12 का रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा। सर अगर ये 5 इंटू 20 हो रहा है तो ये 12 इंटू 20 हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। डन है, चले फिर अगले सवाल पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ये रहा अगला सवाल। यहां क्या कह रहा है कि सर अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ 150 मीटर हाइट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45। देखो 60-45 वाला ट्राइंगल आ गया। इन 2 मिनट्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर्स पर आवर। चलिए देखते हैं सर, इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर किसी क्लिफ से किसी बोट को अप्रोच होते हुए देखा जा रहा है। ठीक है, अप्रोच होते हुए देखा जा रहा है, यानी पहले वो बेटा 45 डिग्री पर था, ऐसे करके उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बन रहा होगा। बाद में सर वो क्या बन गया होगा, 60 डिग्री बन गया होगा। यानी इधर एंगल कितना है सर, 45 डिग्री है, इधर एंगल कितना है सर, 60 डिग्री है ना। ऑब्जर्वर कहां बैठा है सर, ऊपर बैठा है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है दोनों केसेस में। यानी ये वाला एंगल 45 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल जो होगा 60 डिग्री का होगा, ऐसे करके बन रहा है। आई होप दिस इज वेरी बेसिक, क्लियर हो रहा है ना। सर रेशियो का गेम देखो, रेशियो का गेम कैसे देखें। हमने कहा कि सर अगर इधर आपने x ले लिया था, ठीक है, तो इधर आपको √3x लेना था। सर अगर अब बार इतने √3x लिया है तो ये पूरा का पूरा सर √3x का रहा होगा। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो होगा दोस्त, कौन सा, ये वाला हिस्सा जो होगा ये √3 - 1x का हो जाएगा। सर रेशियो कंफर्म हो गई, डन है। अब हमें क्या बताया जा रहा है दोस्त, हमें बताया जा रहा है कि सर जो हाइट थी क्लिफ की वो 150 मीटर थी, यानी यहां पर ये 150 मीटर का हो गया, है ना। ये 150 मीटर का हो गया सर, 150 मीटर का हो गया। तो सर यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, जब हमने सिंप्लीफाई करी तो ये 50√3 आ गई मेरे दोस्त। कितनी आ गई सर, 50√3 आ गई। तो अब मैं 50√3 यहां पर लिखूंगा, क्यों, क्योंकि बेटा मुझे बताया गया कि वो वाला डिस्टेंस जहां पे एंगल 60 to 45 चेंज हुआ है वो है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेरे दोस्त, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बोला जा रहा है। और हम जानते हैं कि सर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सर डिस्टेंस कितना कवर हुआ, वो कवर हुआ √3 - 1x। x कितना था सर, x हमारे पास 50√3 था, डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा टाइम हमें दिया गया है मिनट पर, ठीक है, और डिस्टेंस हमें मीटर में दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि मीटर्स पर आवर में बताइए। सर मीटर्स पर आवर में बताइए, तो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 150 मीटर्स माइनस बेटा 50√3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा 2 मिनट्स है ना। तो मिनट्स को अगर आवर्स में बदलना है तो बाई 60 कर दूं। अब ये बाई 60 ऑटोमेटिकली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर बाई 60 आ जाएगा, ठीक है सर। 2 के टेबल में बच्चे कितनी बार कट गया सर, 30 टाइम्स कट गया। 30 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 3 जा बेटा 4500 माइनस कितना आ रहा है सर, 1500√3 आ रहा है। ओके सर, ठीक है। मैं अगर इसमें से 1500√3 कॉमन ले लूं तो हमारे पास कितना आ रहा है सर, 3 - 1500√3 कॉमन ले लीजिए दोस्त, 1500√3। तो यहां पे सर √3 माइनस के 1 आ जाएगा। अच्छा, इसे मैं कुछ इस तरीके से रेशनलाइज करता हूं ताकि हमारा आंसर आ जाए।
तो हम लोग क्या करते हैं सर, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करते हैं। तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3 इंटू 1500 सर कितना बन जाएगा, 4500 बन जाएगा। तो ये 4500 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई सर √3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर पर आवर में आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। फिर से लग गया सर ये ट्रिक। कितने आसानी से आपने वो डिस्टेंस को ही ढूंढने में आपको टाइम लग जाता, वो डिस्टेंस हमने विद इन सेकेंड्स ढूंढ लिया बेटा, विद इन सेकेंड, हार्डली 10 सेकेंड लगे होंगे अगर मैंने उस रेशियो को पहचान लिया है और उस रेशियो से मैंने उसकी वैल्यू को ढूंढने में सिर्फ 10 सेकेंड लिए होंगे। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बेटा 10 सेकेंड ही लगेंगे, यकीनन। सिर्फ प्रैक्टिस की ही तो देरी है बेटा, इस स्टेज पे आने के लिए कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन लगा है नहीं, सिर्फ रेशियो, सिर्फ एक रेशियो का यूज हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चे को समझ में आया है। और फिर इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर हमें द टॉप ऑफ अ हिल व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग हाइट एच इज एट एंगल्स ऑफ एलिवेशन P एंड Q रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल। सर अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन बेसिस पे शायद हमें करना पड़े, क्योंकि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो P और Q नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है, ठीक है। तो देखिए सर क्या करते हैं, इसने कहा कि सर एक हिल के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक बॉटम और टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, यानी ये मान लेते हैं सर हिल है, ये मान लेते हैं सर बिल्डिंग है, और इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, ठीक है सर। जब वो ऑब्जर्वर यहां से टॉप से क्या करता है, हिल को ऑब्जर्व करता है, तो सर एंगल P बनाता है, और जब वो बॉटम से ऑब्जर्व करता है तो तब वो एंगल कितना बनाता है मेरे दोस्त, देन इट्स क्रिएट्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन Q के बराबर बनाता है। इसने कहा कि सर बिल्डिंग की जो हाइट है अगर उसे H मान ली जाए, बिल्डिंग की जो हाइट है अगर उसे H मान ली जाए, तो सर मुझे पूरे इसकी हाइट बताओ, है ना। मैं इस क्वेश्चन को और बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करूं कि सर ये तो इन जनरल है, इन जनरल है, तो पहले मैं आप लोगों को इसका पूरा सॉल्यूशन करके बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपको करना होता तो कैसे करते। मान लीजिए बेटा आप लोग इसे x मान लेते, तो ये सर ये वाली हाइट तो हमारी h के बराबर ही होती, क्योंकि पैरेललोग्राम बन रहा है बेटा, ठीक है। और ये वाली हाइट को हम लोग क्या मान लेते बेटा, y मान लेते, क्योंकि इसके बारे में भी हमें कुछ खास पता नहीं। तो अब हम ये कहते, क्या कहते सर, हम ये कहते कि सर tan P जो है, tan P जो है वो हमारे पास किसके बराबर है सर, y अपॉन में x के बराबर है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर ही पाया जाएगा ना, है ना। कितना हो गया सर, tan P इतना हो गया। तो यहां से अगर मैं बच्चे x की वैल्यू निकालूं तो वो y अपॉन में tan P हो जाएगा। अब ये y अपॉन में tan P को आप लिख सकते हो y cot P लिख सकते हो, ठीक है सर लिख सकते हैं, आपने बोला तो लिख ही सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, यहां से मैं कहता हूं अब tan Q लगा दो मेरे दोस्त। tan Q लगाओगे तो परपेंडिकुलर आपका h प्लस y हो जाएगा और बेस आपका x के बराबर हो जाएगा। हम लोग x की वैल्यू जानते हैं सर y cot P, कितना जानते हैं सर, y cot P। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो ये h प्लस वाई कॉट क्यू हो जाएगा अपॉन में tan q अगर आप लिखोगे तो नाउ इन टर्न आप लोग x बराबर क्या लिख सकते हो, h प्लस वाई कॉट क्यू लिख सकते हो, है ना सर, लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से आगे चलेंगे सर, यहां से दोनों से आपने x की वैल्यू निकाल ली है, इसका मतलब y कॉट p जो है वो हमारे पास h कॉट q माइनस y कॉट q के बराबर है। ओके सर, प्लस, ये प्लस है ना। इसको इधर लेकर आएंगे मेरे दोस्त तो हमारे पास y का कॉफिशिएंट हो जाएगा कॉट p माइनस कॉट q हो जाएगा, डन है सर, इक्वल्स टू h कॉट q रहेगा। ओके सर, तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, ये हो जाएगी h कॉट q अपॉन में कॉट p माइनस कॉट q हो जाएगा। अच्छा सर, बोर हो गए सर, बहुत ही ज्यादा बोर हो गए, आंसर अभी भी नहीं आया। मुझे क्या निकाल कर देना था दोस्त, मुझे निकाल कर देना था यहां से लेकर यहां तक की हाइट निकाल कर देनी थी, जो कि बेटा h प्लस वाई के बराबर हो जाती है। तो सर मुझे निकाल कर देना है h प्लस वाई, है ना, ये मेरी पूरी हिल की हाइट होती। सर h प्लस वाई यानी h प्लस वाई की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली, यानी h कॉट q अपॉन में कॉट p माइनस कॉट q।
तो बेटा जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे मेरे दोस्त, तो एच कॉट क्यू प्लस एच कॉट क्यू, ठीक है, 2h कॉट क्यू, नहीं, यहां क्या आ रहा है, एच कॉट क्यू, ठीक है, ओके। टॉप एंड बॉटम से ही दिया गया है, टॉप से एंगल P और बेस से एंगल Q दिया गया है, एच कॉट क्यू। अच्छा, नीचे हमारे पास एच कॉट क्यू माइनस एच कॉट P प्लस एच कॉट क्यू आ रहा है, ओके। तो H प्लस वाई की वैल्यू, ओके, y की वैल्यू ओके मेरे दोस्त, तो हमने गलती क्या करी, यहां पर कॉट पी माइनस कॉट क्यू है, ये हमारे पास गलत है, यहां पर कॉट पी माइनस कॉट क्यू है। तो चलें इसको सॉल्व करें। सर एच कॉट पी माइनस एच कॉट क्यू और प्लस एच कॉट क्यू ये सब कट जाएगा, तो हमारे पास एच कॉट पी अपॉन में कॉट पी माइनस कॉट क्यू आ जाएगा, कॉट पी माइनस कॉट क्यू आ जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं सर ये आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। सर ये तो बहुत ही बुरा सॉल्यूशन है, ये तो कितना कंफ्यूजिंग सॉल्यूशन है, इतना करना पड़ेगा? नहीं, अगर आप स्मार्ट हैं तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। करवाएं? चलो देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से कैसे करवाऊंगा, अगर पसंद आए तो जरूर बताना बेटा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे करने का मौका मिलता तो आप करते या नहीं करते, है ना, आप करते या नहीं करते। मैं इस डायग्राम को फिर से पूरा बनाना चाहता हूं मेरे दोस्त, फिर से बनाना चाहता हूं, लेकिन इस बार कुछ खास तरीकों से बनाना चाहता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा कि सर एंगल P और एंगल Q कुछ भी हो सकते थे, तो बिल्डिंग के हाइट और बॉटम से अगर मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करता हिल के लिए डायग्राम कि यहां से सर P एंगल जो है वो हमारे पास 30 डिग्री बन जाता, और यहां से सर ये वाली हाइट जो होती, ये Q एंगल जो होता है ये सर 60 डिग्री बन जाता, तो हमारे लिए रेशियो बड़े मजेदार हो जाते। रेशियो क्या हो जाते कि सर अगर मैं इसे मैं 1 ले लेता, अगर मैं इसको 1 ले लेता तो सर ये वाली लेंथ जो होती √3 की हो जाती। अरे हाँ सर, रेशियो के हिसाब से तो ये होता, और अगर ये 1 का है तो दोस्त मेरे ये कितने का हो जाता, ये 2 मीटर्स का हो जाता। अरे हाँ सर, ये 2 मीटर्स का हो जाता, ये भी ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। यानी सर ये भी कितने का होगा सर, √3 का होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और ये कितने का है सर, ये भी हमारे पास 2 का ही है। सर इसी को h दिया गया, हाँ सर बेटे इसी को h दिया गया है, इसी को h दिया गया है ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब देखना कुछ वैल्यूज को लिख लोगे तो आपके लिए फायदा है कि सर अगर मैं tan p निकालना चाहता हूं तो tan p हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/√3। मैं tan q निकालना चाहूंगा मेरे दोस्त, तो tan q हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/√3, यानी √3 के बराबर आ जाएगा। डन, आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे, यू आर स्मार्ट। अब मैं सारे ऑप्शंस को वेरीफाई करके देखूंगा, ठीक है, सारे ऑप्शंस वेरीफाई करके देखते हैं। सर h की वैल्यू 2 है, h कॉट q यानी कि ये बोल रहा है कि सर ऊपर 2√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सर कॉट q माइनस कॉट p। अच्छा कॉट क्यू बोला है ना दोस्त, तो कॉट क्यू हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1/√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉट क्यू बेटा 1/√3, और कॉट पी बेटा √3 हो जाएगा। तो देखो बेटा ये एक नेगेटिव वैल्यू है जो कि इम्पॉसिबल है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये इम्पॉसिबल है। मैं सी ऑप्शन को चेक कर लेता हूं। सर 2 इंटू एच इंटू टैन पी, 2 इंटू एच इंटू टैन पी सर 1/√3 है, डिवाइडेड बाई tan p माइनस tan q बेटा 1/√3 माइनस √3 बेटा ये भी एक नेगेटिव वैल्यू है, तो दिस इज इम्पॉसिबल, सर हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां आ जाइए मेरे दोस्त, 2 इंटू एच इंटू टैन क्यू कितना है सर, tan q हमारे पास √3 है, डिवाइडेड बाई सर tan q माइनस tan p यानी √3 माइनस 1/√3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 4 तिये 12 गुना 4 त्रिया 12 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई बेटा 2 आ जाएगा, तो ये आंसर 6 दे रहा है सर, ये 6 दे रहा है। सर मुझे 6 थोड़ी ना चाहिए, मेरी टोटल हाइट कितनी है, मेरी टोटल हाइट सर 3 की है, मेरी टोटल हाइट 3 की है, तो सर
3 आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी बेटा जो आप पहले ही चेक कर लेते तो आप कहते कि सर h cot p यानी 2 cot p का मतलब 2 इंटू √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई cot p माइनस cot q। सर cot p माइनस cot q यानी ये हो जाएगा। तो 3 का एलसीएम लेकर बेटा ऊपर 3 चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बेटा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होने पर 3 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो आप क्या कर सकते थे बेटा, आप इस तरह की वैल्यूज लेकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, यकीनन आपका आंसर आ जाता। मैंने 30-60 ही क्यों लिया, क्योंकि बेटा इसमें बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े रेशियो नहीं बनते हैं, बहुत सीधे सीधे रेशियो बनते हैं, जैसे 1√2 और √3 जैसे रेशियोज बनते हैं जो बड़े सिंपल होते हैं। अगर मैं 60-45 या 30-45 वाला लेता तो उसके अंदर आप जानते हो √3 -1 वाले रेशियोज आते हैं, वो थोड़े से मुश्किल पड़ जाएंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत देंगे। तो मेरे हिसाब से ये मेथड एक काफ़ी स्मार्ट मेथड था, तेज मेथड था। अगर आप पहले ऑर्डर में ही ऑप्शन को चेक करते तो बी आंसर आपका पहले ही सही हो जाता एंड डेफिनेटली आपका आंसर वही सही माना जाता है ना। बढ़िया सर, अगले सवाल पे चलें। चलो सर, ट्रिक वाला तरीका भी मजा आया। नेक्स्ट, अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल्ड फील्ड इज माउंटेड विद अ वर्टिकल फ्लैग स्टैफ ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फील्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। लीजिए बच्चे, यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सर ये सपोज करिए टावर के ऊपर यहां से एक झंडा लगा हुआ है ना। टावर के ऊपर यहां से एक झंडा लगा हुआ है, 30 और 45 का एंगल बन रहा है ना। तो हम लोग 30 का एंगल, यहां पर ये झंडा लगा हुआ है, दिस पार्ट इज द झंडा। ये पार्ट हमारे पास क्या है सर, ये वाला पार्ट हमारे पास झंडा है, दिस इज फ्लैग, ठीक है। और ये क्या है सर, ये हमारे पास है, सपोज करो टावर की बात हो रही है, दिस इज द टावर, ठीक। चलिए, अब कोई ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड में खड़ा है सर, ये मान लो ग्राउंड है, सीधी लाइन बनी नहीं बनी सर, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से जब वो ऑब्जर्व करता है किसको बेटा, फ्लैग स्टैफ के बॉटम को, तो वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। और जब वो फ्लैग स्टैफ के टॉप को बेटा ऑब्जर्व करता है तब वो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है ना। ठीक है सर, इसमें और क्या दिया गया कि सर लेंथ जो है वो वर्टिकल फ्लैग स्टैफ की 3 मीटर है, यानी ये वाली वैल्यू बेटा आपको 3 मीटर दी जा रही है। मैं रेशियोज को एक्टिवेट करूं सर, रेशियोज को, सर 30 के सामने वाले को अगर x मान लिया तो ये वाली साइड कितनी की हो जाएगी सर, x√3 की हो जाएगी। अरे हाँ सर, ये x√3 की हो जाएगी, ये अगर x मान लेते हैं। सर ये टोटल कितनी की हो जाएगी दोस्त मेरी, ये टोटल वाला पार्ट जो है, ठीक है, यहां देखना, ये टोटल वाला पार्ट जो है ये कितने का हो जाएगा, ये सर हो जाएगा √3x का। कितने का हो जाएगा सर, x√3 का हो जाएगा। तो इतना पार्ट कितने का हो जाएगा दोस्त, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट कितने का हो जाएगा, ये सर √3 - 1x का हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है तो आप इसे लगा सकते हैं, है ना। मैं इसको यहां लिख देता हूं कि सर ये √3x मीटर्स का हो गया, तो ये √3 - 1x का हो जाएगा। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि सर √3 - 1x जो है वो 3 के बराबर है, तो मैं कहूंगा सर √3 - 1x मीटर जो है वो अगर 3 के बराबर ले लेते हैं तो x की वैल्यू बेटा 3 अपॉन में √3 - 1 हो जाएगा। रेशनलाइज कर दो मेरे दोस्त √3 + 1 और √3 + 1 से, तो आप कहोगे कि सर ये x बराबर 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई √3 + 1 आ जाएगा। 3 अपॉन में 2 बेटा 1.5 होता है और ये 2.73 इसका टोटल सम आ जाएगा। तो 1.5 और 2.√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा कितना आंसर आ रहा होगा, मल्टीप्लाई करें, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 है ना। तो मिलाकर बेटा हमारे पास 4.095 आंसर आ रहा होगा। तब आप मुझे ये बोलोगे कि सर ये राउंड ऑफ करने के बाद 4.10 मीटर्स के आसपास बन जाएगा। सो ऑप्शन हमारे पास बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अगेन रेशियो का एप्लीकेशन देख रहे हैं कि सर ये जो 3 मीटर था, ये 3 मीटर एग्जैक्टली इस रेशियो को ही मैटर करता है। ये बहुत देर बाद आपको मिलेगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, तो काफी स्टेप्स लगने के बाद ये स्टेप आएगा, तो आपको काफी लेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली ढूंढना जानते हैं सर, डायरेक्टली ढूंढ लेंगे। डन है, चलें फिर आगे चलिए सर। अगला सवाल देखें बेटा, ये काफी मजेदार सवाल है।
ये हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का आखिरी सवाल है। ये मुझे बहुत पसंद आया, पर्सनल लेवल पे पसंद आया कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे उड़ाने वाले हैं, धुएंधार तरीके से उड़ाने वाले बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप एंड द फुट ऑफ द पोल आर रेस्पेक्टिवली 30 एंड 45। ये देखिए, ये कहता है कि सर अगर हम लोग इसे टावर मान लें और इसे हम लोग पोल मान लें तो ये सर इसका बेस हो जाएगा, यहाँ पर सर एक आई लेवल बन जाएगा और ये ऐसे करके इधर से सर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इधर से मेरे दोस्त 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। यही तो बोला इसने सर, 30 और 45 का एंगल बन रहा है, डन है। तो ये जो हाइट है मेरे दोस्त, ये वाली हाइट, ये टोटल हाइट को हम लोग एच टी बोलते हैं, यानी टावर की हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग एच पी बोल देते हैं, यानी पोल की हाइट। ठीक है, तो अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि सर ये तीन इक्वालिटीज, इनमें से कौन कौन सी इक्वालिटीज सही हैं। तो इसे कैलकुलेट करने में अगर आप ऐसे जाओगे तो बेटा अच्छा खासा तेल निकलने वाला यकीनन। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखिए सर, यहां पर रेशियो से खेलो ना प्लीज। मैंने कहा कि ये अगर x ले लेते हैं मेरे दोस्त, x क्यों लेते हैं सर, 1 ले लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 ले लेते हैं इधर दोस्त, अगर इधर मैं 1 ले लेता हूं तो आप कहेंगे सर ये वाली जो लेंथ होगी ये √3 की होगी। सर अगर ये √3 है तो ये भी √3 की होगी, हाँ सर ये भी √3 की होगी। अगर ये √3 की है तो ये टोटल कितने की होगी सर, ये टोटल √3 की हो जाएगी, ये टोटल भी √3 की हो जाएगी। और ये नीचे वाला कितने का हो जाएगा सर, ये √3 - 1 का हो जाएगा। अच्छा, √3 - 1 का हो जाएगा, यानी इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर HP की वैल्यू √3 - 1 है तो HT की वैल्यू √3 है। हाँ बेटा, मैं यही बोलना चाहता हूं कि सर HP की वैल्यू √3 - 1 आ गई तो HT की वैल्यू सर √3 आ गई। इस क्वेश्चन में डायग्राम तो हमें यही बताता है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहला वाला चेक करते हैं सर, पहला वाला बोल रहा है 2 × HP × HT, 2 × HP × HT डिवाइडेड बाई 3 + √3। ठीक है, 3 + √3। तो सर इसको सॉल्व करें क्या, हाँ बेटा सॉल्व करो। देखो ये 2 × √3 - 1 लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। ये √3 लिखा है, लिखा रहने दो। इसमें से बेटा √3 कॉमन ले लोगे तो ये √3 + 1 बन जाएगा और √3 और √3 को कैंसिल आउट करोगे तो आप कहोगे सर √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये जो होता है ये ट्वाइस माइनस √3 के बराबर होता है। tan 15 डिग्री की वैल्यू कन्वर्ट करके लिख लो तो ये कितना हो रहा है सर, ये 4 - ट्वाइस ऑफ √3 हो रहा है। कितना, 4 - ट्वाइस ऑफ √3। सर इसका राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है, राइट हैंड साइड बोल रहा है HP का स्क्वायर, HP का स्क्वायर सर, HP का स्क्वायर, HP का स्क्वायर अगर करूंगा तो बेटा HP का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, HP का स्क्वायर हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर। सर √3 - 1 का स्क्वायर भी बेटा 2 - √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 2 - √3 नहीं, 2 - √3 नहीं आएगा सर, 3 + 1 4 हो जाएगा और 4 - 2 √3 आ जाएगा। तो सर इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो सर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरे में आते हैं मेरे दोस्त, दूसरे में आते हैं सर। दूसरे में बोल रहा है HT - HP, HT - HP, ओके सर, HT - HP अपॉन में √3 + 1 दोस्त, √3 + 1 सर, √3 से √3 कट गया, माइनस माइनस +1 अपॉन में √3 + 1 आ गया। इसे आप लोग लिख सकते हो बेटा √3 - 1 अपॉन में 2 आफ्टर रेशनलाइजेशन। तो ये कह रहा है कि सर इसका राइट हैंड साइड HP अपॉन में 2 है, तो इसका राइट हैंड साइड क्या है मेरे दोस्त, HP अपॉन में 2 कितना है सर, वो भी तो √3 - 1 अपॉन में 2 है, यानी सर सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। सर तीसरा नहीं सही होगा, चेक करें, तीसरा भी कर लेते हैं बेटा, क्या पता सही हो जाए। तो ये ट्वाइस ऑफ HP + HT बोल रहा है। HP कितना है सर, √3 - 1, HT कितना है सर, √3 है ना, वैल्यूज रख दिए। चलिए डिवाइडेड बाय क्या बोल रहा है सर, HP यानी √3 - 1 बोल रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है दोस्त, है ना। तो इसको मैं कहूंगा सर √3 + √3 2 √3 हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ 2 √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 है। इसको रेशनलाइज कर दो तो बेटा ये √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 आ जाएगा। ठीक है सर,
नीचे बेटा √3 का स्क्वायर 3 -1 2, 2 से 2 कैंसल, तो मैं से √3 -1 और √3 + 1 को प्रोडक्ट करूंगा तो 2 इंटू 3 बेटा 6 हो जाएगा और -1 बेटा 5 हो जाएगा। 2√3 इंटू 1 -√3 बेटा +√3 आ जाएगा। तो इसका आंसर सर 5 +√3 आ रहा है, ना कि 4 +√3 आ रहा है। तो सर थर्ड वाला गलत है, यानी पहला और दूसरा ही हमारा सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल समझ में आया बेटा कि मैंने इजी वैल्यूज ले लिए तब जाके मुझे इतना कैलकुलेट करना पड़ा। अब समझो अगर आप इसे ट्रिग्नोमेट्री से करने जाते तो क्या करते। भाई अपनी अपनी राय जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन आपको सच में कैसा लगा और इस क्वेश्चन को जिस तरीके से ढूंढा गया है क्या आपको वो ढूंढने का तरीका पसंद आया है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा रेशियो मेथड पे जरा कमर कस लें और अपने हाथों में इसको काबू में ले आएं तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जहां रेशियो मेथड हमें इतना इजी बनाकर दे रहा है, जैसे इसी क्वेश्चन को बेटा आप रेशियो मेथड से जब कर रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट है। वहीं पर अगर आप HP करके लिखते जाओगे तो ये इक्वालिटी टेस्ट करने में बेटा आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, यकीनन बहुत समय लगने वाला है। बात समझ में आ गई? आ गई? चले फिर, चलो सर चलते हैं। अब बेटा यहां से हम लोग चलेंगे वापस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में बेटा फॉर्मूलों का खेल है, फॉर्मूले जितने हो सके उतने समझने हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं लॉज ऑफ साइंस में, ठीक है। इनका कोई प्रूफ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इन रिजल्ट्स को समझना है, इन रिजल्ट्स को समझकर इनको अप्लाई करना आना चाहिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन साथ में आपको करवाता रहूंगा, है ना। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला लॉ ऑफ साइन क्या है बेटा, ये लिखा जो हुआ है इस लिखे हुए को सबसे पहले एनालाइज करना सीखो कि इसमें कोई गलती मत कर देना मेरे दोस्त, कोई भी गलती सर कोई भी गलती मत कर देना। सपोज करो आपने क्या बनाया बेटा, एक ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल बनाया जिसका नाम आपने ए रख दिया, बी रख दिया इधर और इधर सी रख दिया, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि सर ये जो ए वर्टेक्स है ना, इसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी उस साइड को हम लोग क्या नाम देंगे सर, उसको हम लोग ए नाम देंगे, ठीक है। इस साइड को हम क्या नाम देंगे, ए देंगे। क्यों? क्योंकि सर ये एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड है, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये एंगल बी है, तो एंगल बी के ऑपोजिट वाली जो साइड होगी इसे हम लोग बी नाम देंगे। ये रूल है बेटा इन फॉर्मूलों का रूल है कि आपको पहले ऐसे ही लिखना होगा, तभी ये फॉर्मूले काम करेंगे, वरना तो इसका खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। और फिर वो खिचड़ी खा भी लेना बच्चे। यहां पर हमारे पास सी एंगल है, तो सी के ऑपोजिट वाली जो साइड होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग सी बोलेंगे, दिस इज सी बोलेंगे। डन। तो अब इस ट्राइंगल के चारों तरफ अगर मैं एक सर्कल बना दूं तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा जिसके चारों तरफ एक सर्कम सर्कल है ना। तो अब ये सर्कम सर्कल है मेरे दोस्त, तो सर्कम सर्कल के अंदर उसका रेडियस भी होता होगा, उसका क्या होता होगा सर, रेडियस भी होता होगा। ये इसका सर्कम सेंटर हो गया, ये सर्कम सर्कल हो गया, ये वो ट्राइंगल हो गया, और ये कौन हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया हमारे पास सर्कम रेडियस। क्या हो गया, सर्कम रेडियस हो गया, दैट इज आर। तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या बनकर आता है कि साइन ए अपॉन में साइन ए बराबर बी अपॉन में साइन बी बराबर सी अपॉन में साइन सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस। ये डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है। देखिए इसका यूज जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है, इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं तो इसका यूज काफी क्वेश्चंस में देखा जा चुका है, काफी क्वेश्चंस में देखा जा चुका है। जैसे वो एक एग्जांपल में आप लोगों से बोल देगा कि सपोज करें कि ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू सर 5 सेंटीमीटर है, और अगर एंगल ए जो है वो हमारे पास 30 डिग्री है, तो एंगल बी बराबर कितना होगा, वो आपसे ऐसा कुछ पूछता है, ठीक है, ऐसा कुछ पूछता है। तो हम लोग यहां पर कुछ ऐसे इनकी वैल्यूज ऐसे स्पेसिफिक ले लेते हैं सो दैट आपको क्लियरली सिंप्लीफाई भी हो जाए मेरे दोस्त, है ना। यहां पर ले लेते हैं 4 और फिर यहां से पूछते हैं, ठीक।
अब मैं कहता हूं कि सर ये वाला पार्ट अगर इसका सिर्फ इतना हिस्सा अगर मैं लगाने की बात करूं, कितना हिस्सा सर, सिर्फ इसका ये वाला पार्ट, a अपॉन में साइन ए बराबर b अपॉन में साइन बी, इतना पार्ट अगर मैं लगाता हूं, a अपॉन में साइन ए और b अपॉन में साइन बी, है ना। यहां पर क्या ले लेते हैं दोस्त, यहां पर ले लेते हैं √3, कुछ वैल्यू ले लेते हैं √3, कुछ वैल्यू ले लेते हैं। सर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 4 है दोस्त। यहां एंगल ए कितना है सर, 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है सर, b की वैल्यू कितनी है बेटा, √3, और यहां एंगल b कितना हो जाएगा बच्चे, साइन b हो जाएगा। तो हमारे पास साइन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, साइन b की वैल्यू हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 बन जाएगा, और साइन b की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में √3 आ जाएगी। हालांकि कुछ गलत वैल्यूज हैं यहां पर, मैंने कुछ गलत वैल्यू ले लिया है, तो यहां से हम लोग b की वैल्यू क्या बोल सकते हैं सर, साइन इनवर्स में 8 अपॉन में √3 बोल सकते हैं, है ना, 8 अपॉन में √3, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये साइन का जो नियम है हम लोग ऐसे अप्लाई करने वाले होंगे। ठीक है, तो बाकी मैं क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये लॉ अभी के अभी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रखना है कि लॉज ऑफ साइंस काफी यूजफुल क्वेश्चंस रहेंगे। डन है, फिर आगे चलते हैं बेटा। ये लॉज ऑफ साइंस से ही निकल कर आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के डायरेक्ट फॉर्मूले, कि सर अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए और हमें लॉज ऑफ साइंस का इस्तेमाल बार बार ना करना पड़े, तो हम लोग इस पूरे फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें ये याद रखना है कि सर अगर मैं साइन ए का इस्तेमाल कर रहा हूं तो बी और सी का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं साइन बी का इस्तेमाल कर रहा हूं तो ए और सी का प्रोडक्ट होगा, अगर मैं साइन सी का इस्तेमाल कर रहा हूं तो ए और बी का प्रोडक्ट होगा। इसे विजुलाइज करें तो ज्यादा बेहतर याद कर पाएंगे कि सर कोई भी ट्राइंगल है, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो दिस इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी, दिस इज साइड सी। तो ये कहता है कि सर अगर हम लोग साइड बी, एंगल बी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके दोनों साइड्स का इस्तेमाल करना होगा। तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा दोस्त, हमारा एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए बी, और इसके बीच वाला एंगल दैट इज साइन बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज ए सी हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है सर, इन दोनों के बीच का एंगल बी है, तो यहां पर साइन बी आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सिमिलरली अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, एंगल ए की बात कर रहा हूं, तो एंगल ए के एडजेसेंट साइड्स कौन है सर, बी और सी है। तो यहां से हम कहेंगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ बी एंड सी ना, यस, हाफ ऑफ बी और सी, और साइन ए हो जाएगा। इन दोनों के बीच के एंगल्स का साइन आप लोगों को ले लेना है। तो दीज आर द एंगल फॉर्मूला। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या चल रहा है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जब हम लोग एक एंगल लेने के बजाय दो एंगल्स लेते हैं सर, क्या लेते हैं, एक एंगल लेने के बजाय दो एंगल्स लेते हैं, तब कैसे करें दोस्त, इधर ध्यान से देखना। मैं क्या कहना चाहता हूं कि सर एक हम लोग एंगल बी ले लेते हैं, एक हम लोग एंगल ए ले लेते हैं। तो जब हम एंगल बी और एंगल ए ले रहे होंगे तो इसके बीच वाली साइड का इस्तेमाल कर रहे होंगे हम लोग, किसका, इसके बीच वाली साइड का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, इसके बीच वाली साइड का इस्तेमाल करेंगे तो हाफ ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों एंगल्स का क्या लेना बेटा, साइन ले लेना, यानी साइन ए और साइन बी ले लेना मेरे दोस्त, और इन्हीं दोनों एंगल्स के सम से, ठीक है, इन्हीं दोनों एंगल्स के सम के साइन से डिवाइड कर देना। इस तरीके से आप लोग इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीकों से आप लोग याद कर सकते हैं। तो सर एबीसी का एरिया हम लोग तीनों तरीकों से ढूंढ सकते हैं। अगर मैं दो साइड्स ले रहा हूं तो उसके बीच का एंगल लेना पड़ेगा, और अगर मैं दो एंगल ले रहा हूं तो उसके बीच का साइड लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हमें यहां पर कहना चाहता है। स्क्रीनशॉट टेकन दोस्तों, स्क्रीनशॉट टेकन, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, चलें फिर आगे, आगे चलिए सर। आगे हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कोसाइंस। बच्चे क्या आ जाता है सर, लॉ ऑफ कोसाइंस आ जाता है। लॉ ऑफ कोसाइंस को याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सर अगर मेरे पास, ध्यान से देखिए कैसे मैं इसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं, आपको एक बार में याद हो जाएगा। कैसे कि सर अगर ये मेरे पास ए स्क्वायर है, सॉरी ए है,
ये मेरे पास B है और ये C है और इधर एक 90 डिग्री है, तो आप इधर से एक रिजल्ट कहोगे। क्या रिजल्ट कहोगे सर? आप कहोगे कि सर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर जो होगा वो C के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। या फिर आप इसे ऐसे लिखोगे कि सर C का स्क्वायर जो होगा वो A के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के बराबर होगा, अगर ये 90 डिग्री होता तो। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बदल दूं कि बच्चे मैं यहां पर A लिख दूं, मैं यहां पर C लिख दूं और यहां पर B लिख दूं, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि सर जो B का स्क्वायर होगा वो A का स्क्वायर प्लस C के स्क्वायर के बराबर होगा। सर और एक्सचेंज कर दो, आप ये करो कि आप इधर A लिख दो, इधर B लिख दो, इधर C लिख दो, और इस केस में बेटा आपका रिलेशन क्या बन जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आप कहोगे सर A का स्क्वायर जो है वो B का स्क्वायर प्लस C के स्क्वायर के बराबर है। ये पार्ट भी हो गया, ठीक है। ये तब कर पाते जब हम लोग अलग अलग साइड लेते। तो बेटा नोट करो, आपके लॉज ऑफ कोसाइन में एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि क्या ये तीन चीजें ऐसी की ऐसी लिखी हुई हैं जैसे मैंने लिखी हैं, जैसे मैंने लिखी हैं बिल्कुल वैसे लिखी हैं? हाँ सर बिल्कुल वैसे लिखी हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है कि सर इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, इन्हीं के फॉर्मूले से कुछ माइनस हो रहा है, और वो क्या माइनस हो रहा है? सपोज करो बेटा यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C है। सर ये तब होता व्हेन 90 डिग्री एंगल, कब? व्हेन 90 डिग्री एंगल होगा बेटा, 90 डिग्री ट्राइंगल होगा तब होगा। सर ये कब होगा? व्हेन एनी एंगल, जब कोई भी एंगल होगा बेटा तब की बात हो रही है। ये कब होगा? जब 90 डिग्री ट्राइंगल होगा। तो क्या ये 90 डिग्री पे ये काम करेगा? हाँ बेटा काम करेगा, वो मैं अभी आपको लगवा के दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम कहेंगे इसे 90 डिग्री ट्राइंगल पे है। तो ये कहता है कि सर ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, यहां पर हमारा A आ जाएगा, यहां पर हमारा B आ जाएगा और यहां पर हमारा C आ जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं यहां देख रहा हूं सर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहा हूं, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहा हूं, तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा और इनके बीच का एंगल जो है वो माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा? ध्यान से देखना बेटा, इनका प्रोडक्ट और इसके एंगल के कोसाइन का प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा। मैंने ये कहा कि हमारे पास रिजल्ट क्या है दोस्त? रिजल्ट है सर सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो मैं माइनस करूंगा इन दोनों के प्रोडक्ट के ट्वाइस से, यानी 2ab हो जाएगा, और इनके बीच का एंगल सर कोसाइन सी हो जाएगा, है ना। यानी इन्हीं दोनों एक्सिस, इन्हीं दोनों लेंथ के से प्रोडक्ट करना है बेटा, 2ab करना है और कोसाइन सी करना है। जैसे मैं आपको एक और बनाकर सिखाता हूं कि सर अगर ए स्क्वायर बराबर आपने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी माइनस के 2bc हो जाएगा, और बी और सी के बीच में एंगल कौन आ रहा है सर? ए आ रहा है, यानी यहां पर कोसाइन ए हो जाएगा, है ना। एक और देख लो कि अगर सर बी स्क्वायर बराबर आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते हो, तो यहां पर ट्वाइस ऑफ ए सी आ जाएगा, और ए और सी के बीच का एंगल कौन है सर? एंगल बी है, तो यहां पर कोसाइन बी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गए हैं मेरे दोस्त, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले फिर आगे, यहां तक स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं सर। आगे हमारे पास क्या है दोस्त? आगे हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला और हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूलों की लिस्ट है दोस्त। ये आपके लिए तब काम करेगी जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के क्वेश्चन में आपसे हाफ एंगल फॉर्मूले पूछे जाएं, तब ये फॉर्मूले आपके काम के हैं बेटा। तो यहां पर सर एस क्या है? एस क्या है? एबीसी तो हम लोग जानते हैं बेटा। एस क्या है मैं यहां पर लिख देता हूं, एस इज द सेमी पेरीमीटर। एस कौन होता है सर? एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर होता है मेरे दोस्त, सेमी पेरीमीटर। और इसकी वैल्यू आप लोगों ने हेरॉन्स फॉर्मूले में तो निकालनी ही है ना। कितनी निकाली है दोस्त, आपको याद है ना? कितनी निकाली थी सर? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 के बराबर हुआ करती थी। ये वैल्यू हम लोगों को याद है, क्या यही होती है? हाँ सर यही होती है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसमें साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 टैन ए बाई 2 के फॉर्मूले, साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2 टैन बी बाई 2 के फॉर्मूले, साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 और टैन सी बाई 2 के फॉर्मूले हैं। तो बच्चा इनको एक नजर देख लीजिए, आपको याद करने हैं।
और याद करके इनमें मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आ जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए फॉर्मूले जितने भयानक है तो इसके ऊपर इतने भयानक सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है इसके ऊपर कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। मेरे को 2 सवाल मिले जिसमें से मैं एक आपके लिए ले आया, बाकी आप खुद के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि सर कितने लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जस्ट फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हमारे लिए बहुत बेनिफिटेड होगा, और अगर वैल्यू दे रहा है तो वो इतनी आसान आसान वैल्यू देगा कि वो सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। डन है, ठीक है। चले, ये फॉर्मूले के बाद सर, ये फॉर्मूले के बाद एक और फॉर्मूले का पैकेट रख लो बेटा, नेपियर्स एनालॉजी। ये कहता है कि सर किसी ट्राइंगल में अगर हम लोग तीनों एंगल्स या तीनों साइड्स को लेकर अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग टैन और कॉट के बेसिस पे इस तरीके से हाफ एंगल में इनका रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी कुछ फॉर्मूले हैं बच्चे, इसको भी आप अपने साथ पॉकेट में रख लीजिए कि ये भी हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर नेपियर्स एनालॉजी में आते हैं। मैंने जैसा कि पहले बताया इंट्रोडक्शन में कि नेपियर्स एनालॉजी पर अभी तक तो सवाल नहीं आया है, लेकिन इन फ्यूचर पूछे जाने के चांसेस हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन यहां से बन सकता है ना। चलें आगे, चलते हैं सर। अब ये सारे फॉर्मूलों का सर हम लोग क्या करेंगे, मुरब्बा बनाएंगे। नहीं सर मुरब्बा नहीं बनाएंगे, हम क्वेश्चन लगाएंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला सवाल हम पे क्या आ रहा है इसके ऊपर, इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1 to 3 देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। बेटा इसे देखते ही कितने बच्चों के दिमाग चलते हैं कि सर एंगल्स बोला गया है ना, तो सर एंगल 1 to 3 के रेशियो में होना चाहिए, नहीं 30 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री हो जाएगा, है ना सर। अच्छा सर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल कहीं सुना सा लग रहा है, सुना सा लग रहा है। कैसा सुना सा नहीं बेटा, सुना सा लग रहा है कि ये 30 डिग्री इधर है सर, 60 डिग्री इधर है, इधर सर 90 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने आपने बोला था सर x का रेशियो रहेगा, किसका, x का रेशियो रहेगा। 60 डिग्री के सामने सर √3x का रेशियो रहेगा, और 90 डिग्री के सामने सर 2x का रेशियो रहेगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स का रेशियो बनाऊं तो आप कहोगे कि सर x रेशियो √3x रेशियो 2x होना चाहिए। तो आप यहां से कहोगे सर कॉमन रेशियो को उड़ा डालो, यानी x हट गया, x हट गया, x हट गया, तो 1 रेशियो √3 रेशियो 2 आ जाता है। बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म सवाल। सर इसमें तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगी ही नहीं, तो नहीं लगाई तो क्या हो गया, लगा के दिखा दूं, लगा के दिखा देता हूं मेरे दोस्त, लगा के दिखा देता हूं। देखो बेटा ये तो आपको पता करना ही करना था, ये तो पता करना ही करना था कि सर 1 to 3 का रेशियो है तो कौन कौन से एंगल्स आएंगे, बच्चों वाला काम है। कैसे करेंगे बेटा, लेट द कॉमन रेशियो बी x, जहां 1x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, वहां से x की वैल्यू 30 आ जाएगी। x की वैल्यू 30 है तो बेटा दूसरा एंगल 60 का और तीसरा एंगल 90 का हो जाएगा। इतना काम आप लोग कर सकते हो। सर इसमें करना कैसे है, हम लोग लगाएंगे बेटा a अपॉन में साइन a, जरा ध्यान से देखिए, a अपॉन में साइन a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, a अपॉन में साइन 30 लिखूंगा, है ना, a अपॉन में साइन 30। सर b अपॉन में साइन 60 लिखूंगा, और c अपॉन में साइन 90 लिखूंगा, ऑपोजिट साइड्स वाले को, है ना, ऑपोजिट साइड्स वाला। सर ये a अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये b अपॉन में कितना हो जाएगा सर, √3 अपॉन में 2 हो जाएगा। बच्चे इसे c अपॉन में 1 अगर आप लिख रहे हो तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस 1 को मैं ऐसे 2 अपॉन में 2 लिखूं तो सर कॉमन रेशियो कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो कॉमन रेशियो कौन है सर, बाई टू कट जाता है। यानी सर यहां से हमें a अपॉन में 1, b अपॉन में √3 और c अपॉन में बेटा 2 मिलता है। तो रेशियो क्लियर है, 1:√3:2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो लॉज ऑफ साइन से हमने इस क्वेश्चन को खत्म किया, वरना उससे बेहतर तरीका तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। डन है, मजा आ रहा है, ठीक है, तो नाचो, जोर से नाचो, है ना, हकुना मटाटा। ओके चलो भाई अगला। सर यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी इज द ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। चलो एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है सर, एक सर्कल बनाते हैं। लीजिए सर सर्कल बना दिए। इसके ऊपर कह रहा है कि सर एक ट्रायंगल हम लोगों ने इंस्क्राइब किया हुआ है, ट्रायंगल इंस्क्राइब किया हुआ है, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे दिख सकता है मेरे दोस्त, है ना सर, ऐसे दिख सकता है, ठीक है।
ये कह रहा है कि सेंटर इसका O है सर, सेंटर O है तो सेंटर यहीं कहीं रहा होगा, ये O रहा होगा दोस्त, रहा होगा, ठीक है सर। लेट अल्फा बी द एंगल बी ए सी। लीजिए, मान लीजिए बेटा मैंने इसे B बोल दिया, इसे A बोल दिया, इसे C बोल दिया, तो इसने ये वाला एंगल कितना दे दिया दोस्त, अल्फा दे दिया। वेयर अल्फा की वैल्यू 45 और 90 से बड़ी बीच में है कहीं पे, और बीटा जो है वो BOC है। सर BOC का मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन के बारे में बोल रहा है क्या, ये यहां से लेके इसको जोड़ा और यहां से लेके इसको जोड़ा, तो इसको क्या बोल दिया सर, इसको बोल दिया कि ये वाला एंगल हमारे पास बीटा है। अब क्या आप क्लास 10th की ज्योमेट्री जानते हैं? क्या आप क्लास 10th की ज्योमेट्री जानते हैं कि सर ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला, ये जो एंगल होता है, ये सर इस वाले एंगल का डबल होता है। ये थ्योरम होती है। थ्योरम क्या होती है? एन एंगल मेड बाय अ सेप्टेंड, ठीक है, एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड या सेगमेंट, ठीक है, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, कुछ ऐसा सा थियरम होता है। तो ये हमारे पास डबल हो जाता है, तो हम कहेंगे सर इस रिजल्ट में बीटा जो है वो 2 अल्फा के बराबर आ जाएगा क्लास 10th के सर्कल्स की एक थियरम की मदद से। अब यहां पर ये हर जगह बेटा कोसाइन बीटा आपसे मांग रहा है, एक जगह पे साइन बीटा भी मांग रहा है, वो बाद में देख लेंगे। सर कोसाइन बीटा का मतलब ये हुआ कि कोसाइन 2 अल्फा मांग रहा है। कोसाइन 2 अल्फा का एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है। तो बेटा देखो यहां से आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, है ना। ये भी काफी आसान था, मजेदार तरीके से ये भी क्वेश्चन कुट गया एकदम। चलो बढ़िया, चले फिर अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन अ ट्रायंगल ABC if a बराबर 2, b बराबर 3 एंड sin a बराबर 2/3, देन व्हाट इज द एंगल b इक्वल टू। बेटा देखो लॉज ऑफ साइंस का इस्तेमाल करूंगा मैं इस क्वेश्चन के अंदर कि a अपॉन में sin a अपॉन में sin a, b अपॉन में sin b अपॉन में sin b, है ना। तो हम कहते हैं सर a की वैल्यू आपको दी गई है 2, sin a की वैल्यू दी जा रही है 2/3, ठीक है सर। b की वैल्यू दी जा रही है आपको 3, साइन b की वैल्यू निकाल लेंगे सर। तो साइन b की वैल्यू निकालोगे मेरे दोस्त तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, 3/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन b बराबर 1 है, तो b बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री रहा होगा, तभी तो सर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉज ऑफ साइंस लगा दिए सर, कितने आराम से लगा दिए, कितने आसानी से आंसर आ गया, है ना। चलें फिर अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि इन अ ट्रायंगल एबीसी दिस देन द ट्रायंगल इज। देखिए बेटा जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो पसीने छूट जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे तो पसीने छूट जाएंगे। लंबा सवाल है, मैं इसको ऑप्शंस की मदद से खत्म करने की कोशिश करूंगा। करूं आपके सामने ऑप्शन की मदद से खत्म करूं। देखो सर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या हम लोग एबीसी की वैल्यू कुछ ऐसे ले लें कि जिसमें एक 90 डिग्री और बाकी कुछ आसान आसान वैल्यूज ले लेते हैं। तो हम कहते हैं सर मान लो फर्स्ट ऑप्शन के लिए ए की वैल्यू 90 डिग्री ले लो, बी की वैल्यू बेटा आप लोग ले लो 45 डिग्री, या फिर 45 ना लेकर बेटा 30 डिग्री और 60 डिग्री ले लो, तो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सी की वैल्यू बेटा ले लो 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री ले लो। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री रखे तो साइन 90 डिग्री बेटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर 1/4, साइन 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर बेटा 3/4 डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस 90 यानी 0 हो जाएगा, कॉस 30 यानी √3/4 3/4 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर सी बेटा 1/4 हो जाएगा। तो ऊपर से आपके पास आ रहा है 5/4, ठीक है, नीचे से आपके पास आ रहा है बेटा 3 और 1 4 आ रहा है। नहीं कुछ गलत किया मैंने, डेफिनेटली गलत किया सर। ये 4 + 4 यानी 8/2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, नीचे बेटा 1 आ रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे, 2 आ रहा है सर। देखो यहां पर 2 आ रहा है सर, ये 90 डिग्री पे सेटिस्फाई कर गया ना, तो मैं तो तसल्ली से बेटा राइट एंगल लगा दूंगा कि सर सेटिस्फाई कर रहा है।
सर बाकी ऑप्शन में एलिमिनेट करके देख ले एक बार, बाकी ऑप्शंस को। सेकंड ऑप्शन में देखिए बेटा, इक्विलेटरल लेंगे तो इक्विलेटरल में a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो सर साइन 60 डिग्री √3/2 यानी 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। बेटा ये 3 के बराबर आएगा, यानी सर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ना हो सके है, बिल्कुल ना हो सके है। बेटा मैं थर्ड ट्राइंगल में आ रहा हूं, जिसमें मैं कह रहा हूं आइसोस्केलेस होना चाहिए। तो ए और बी की वैल्यू बेटा कितनी ले लो, 30 डिग्री ले लो। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। इससे फायदा क्या होगा सर, मेरा आइसोस्केलेस और ऑब्ट्यूज दोनों एंगल ट्राई हो जाएंगे, क्योंकि सी ऑब्ट्यूज है और ये बेटा क्या बता रहा है, आइसोस्केलेस बता रहा है। दोनों ऑप्शन एक साथ चेंज हो जाएंगे। तो यानी ये तीसरा और चौथा एक साथ मैं चेक कर रहा हूं। सर ए की वैल्यू साइन 30 यहां से आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस साइन 120 बेटा कितना होता है, माइनस नहीं प्लस में √3/2 जो कि 3/4 दे देगा, डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री यानी 3/4 प्लस 3/4 और प्लस 1/4 हो जाएगा। तो बेटा यहां पर आप देखोगे ऊपर हमारे पास 5/4 आ रहा है, नीचे हमारे पास 7/4 आ रहा है। तो 5/7 आ रहा है। सर ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो मैं ट्रिपल श्योर हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल ही मेरा सही जवाब है। अब आप इसे ट्रिग्नोमेट्री की मदद से लगा सकते हैं, बट काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं, वो हम लोग इग्नोर करना चाहते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल यकीनन हम लोग इग्नोर करना चाहते हैं। हम लोग उतनी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने नहीं बैठे हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कुछ ऑप्शंस की मदद से एलिमिनेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को खत्म कर जाएंगे। बढ़िया, मजा आया। चले अगला सवाल देखें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी a माइनस 2b प्लस सी के बराबर 0 है, यानी यहां से मुझे समझ में आया कि सर a प्लस सी बराबर 2b है। अच्छा, तो कह रहा है सर कॉट a/2 कॉट c/2 की वैल्यू बताओ। दोस्त आप लोगों को मैंने tan a/2 की वैल्यू बताई थी, कितनी बताई थी कि सर tan a/2 की वैल्यू s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए बोला था। और tan c/2 अगर आप निकालोगे तो दोस्त ये कितना हो जाता है, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। अब अगर मैं इनका कॉट निकालता हूं दोस्त, क्या निकालता हूं, कॉट निकालता हूं, तो कॉट में ये बदल जाएंगे। सर कॉट a/2 कॉट c/2 निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका अंडर द रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई सर इसे भी रेसिप्रोकेट कर दो, तो अंडर द रूट s इंटू एस माइनस सी अपॉन में s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ओके सर, ठीक है सर। अंडर रूट में बेटा ये s माइनस ए इसको खा जाएगा, ये s माइनस सी इसको खा जाएगा, तो ये बचा हुआ s और ये बचा हुआ s क्या बन जाएगा बेटा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा s। ये s माइनस बी और ये s माइनस बी रूट से बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा s माइनस बी। अब आप जानते हैं मेरे दोस्त कि सर s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है, तो a प्लस सी कितना है सर, 2b है। a प्लस सी 2b है, तो ये 3b अपॉन में 2 हो गया। हाँ सर 3b अपॉन में 2 हो गया, यानी सर s की वैल्यू क्या हो गई सर, 3b अपॉन में 2 हो गई। कितनी हो गई, 3b अपॉन में 2। तो s माइनस बी कितना हो जाएगा सर, 3b अपॉन में 2 माइनस बी हो जाएगा। तो यहां से आप कहेंगे सर ये 3b अपॉन में 2 है, ये सर b अपॉन में 2 है, तो आंसर सर 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। फॉर्मूला समझ गए ना बेटा, मुश्किल सवाल नहीं था, जस्ट फॉर्मूले से ही आंसर आपके निकलते हुए आ रहे हैं। आपको सिर्फ एक रिलेशन का इस्तेमाल करना था, जो कि a प्लस सी बराबर हमें 2b दिया हुआ था, उसी से हम लोगों ने s की वैल्यू निकाली, उसी से हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया। वेरी इजी सर, वेरी इजी, है ना। चले सर अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कुछ ऐसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर ट्राइंगल एबीसी। यहां देखिए साइन b प्लस सी अपॉन में 2 कॉस a/2 के बराबर होता है या नहीं होता है। बेटा देखो ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर a प्लस बी प्लस सी इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ही होगा, चाहे धरती हिल जाए या आसमान झुक जाए।
तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। वो अलग बात है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जब एंटर करते हैं तो तीन एंगल्स का सम लेस देन 180 हो जाता है। कैसे सर? होता है, कभी ग्रेटर देन 180 भी हो जाता है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात हम लोग कभी बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल ज्योमेट्री के अंदर सॉरी यूक्लिडियन ज्योमेट्री में तो 180 रहेगा, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ग्रेटर देन 180 या फिर लेस देन 180 रहेगा। अभी हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 180 के बराबर है तो मुझे ये बताइए बच्चे कि यहां से b प्लस सी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये 180 माइनस ए हो जाएगा। सर अगर इसका हाफ करेंगे तो इसका भी हाफ कर देंगे तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है सर, 90 माइनस ए हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा दोस्त, 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, तो सर अगर मैं यहां से क्या निकालूं, साइन बी प्लस सी बाई 2 निकालूं, साइन बी प्लस सी बाई 2 निकालूं तो ये साइन 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 कितना होता है सर? कॉस ए बाई 2 होता है ना, कॉस ए बाई 2 होता है। तो ये सर देखो साफ साफ यहाँ पे ए बाई 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? कॉस ए बाई 2 लिखा हुआ है। यानी सर हमारा पहला वाला तो सत्य वचन, एकदम सत्य वचन है ना, एकदम सत्य वचन, बिल्कुल सर, बिल्कुल सत्य वचन। चलो, ये कॉस ए बाई 2 लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? कॉस ए बाई 2 ही लिखा हुआ है। चलो, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं सर? आगे चलते हैं। tan b प्लस सी बाई 2, अगर बच्चे मैं इस b प्लस सी बाई 2 में tan लगा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? ये बन जाएगा tan 90 माइनस ए बाई 2। और सर tan 90 माइनस ए बाई 2 हमको कितना दे देगा? cot a बाई 2 आंसर दे देगा, है ना, cot a बाई 2। सर ये भी सत्य वचन, ये भी सत्य वचन। आगे चलते हैं। साइन बी प्लस सी की बात हो रही है मेरे दोस्त, साइन बी प्लस सी। सर बी प्लस सी किसके बराबर था? इधर देखिए, फिर से लिख देता हूं सर, बी प्लस सी जो था वो 180 माइनस ए के बराबर था। तो साइन बी प्लस सी, ध्यान से देखिए दोस्त, साइन बी प्लस सी अगर निकालेंगे तो वो साइन 180 माइनस ए हो जाएगा। सर साइन 180 माइनस ए तो साइन ए के बराबर ही होता है ना, यानी सर ये कॉस ए लिखा है तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लास्ट में सर tan b प्लस सी बोल रहा है, तो tan b प्लस सी को भी हम लोग कैसे लिखेंगे? tan b प्लस सी को हम लोग tan 180 माइनस ए लिखेंगे। तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये माइनस के tan a के बराबर आ जाएगा। ये तो सर माइनस cot a लिखा है तो ये भी गलत है, यानी पहला और दूसरा वाक्य जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। मजा आया? सिंपल बेसिक तरीके से। पॉज, समझ में आ गया बच्चे लोग? फॉर्मूलों का खेल है सारा, जितने बढ़िया से फॉर्मूले समझोगे उतने बढ़िया से आपको आंसर्स आएंगे ही आएंगे बेटा, आएंगे ही आएंगे। कहाँ जाएंगे? आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? यहीं तो आएंगे, आएंगे ना, यकीनन। चलें फिर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। सर फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो कंसीडर द ट्राइंगल एबीसी इन विच cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर √3 sin पाई बाई 3 है। बेटा sin पाई बाई 3 √3/2 होता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा सर? यहां पर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, cos a प्लस cos b को बेटा मैं फॉर्मूले से जोड़ दूंगा तो ये ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b हो जाएगा, और सर cos a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, cos a माइनस b हो जाएगा, और प्लस यहां पर cos c तो चल ही रहा है, इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं cos a प्लस बी कितना होगा सर? माइनस cos c होगा। कैसे सर? a प्लस बी जो होता है अगर वो ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो ये 180 माइनस c हो जाएगा। तो इसका मतलब cos a प्लस बी जो होगा मेरे दोस्त वो cos 180 माइनस c के बराबर हो जाएगा। और सर cos 180 माइनस सी माइनस के cos c के बराबर होता है। अच्छा, तो मैं इसे क्या कर दूं? मैं इसे cos क्या लिख दूं दोस्त? माइनस सी लिख दूं, तो ये माइनस के 2 cos c cos a माइनस b, ठीक है, प्लस cos c लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 3/2 हमारे पास आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है दोस्त। ठीक है सर, अब अगर मैं cos c कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से देखें बच्चे, cos c अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचता है सर? माइनस के 2 कोसाइन a माइनस b बचता है। ओके, और हमारे पास क्या बचता है सर? प्लस के 1 बचता है, प्लस के 1 हमारे पास बच रहा है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलेशन लगा सकते हैं। क्या लगाएं? इस cos c को कन्वर्ट कर दें क्या? इस cos c को कन्वर्ट कर देते हैं दोस्त, इस cos c को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 1 माइनस किसमें सर? 1 माइनस
अच्छा ये बाई टूज भी तो लगने हैं, ओ हो, यहां वैल्यूज ही गलत आ रही हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोग ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू में कॉस ए माइनस बी बाई टू आएगा, तो सर हाफ एंगल में इसे भी बदला जाना चाहिए। तो इसे किस में बदल देंगे दोस्त, इसे बदल देंगे 1 माइनस कॉस 2c है ना, तो इसे हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, इसमें बदल देंगे दोस्त, ठीक है, इसमें बदल देंगे, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 में बदल देंगे। चलिए अब यहां से बच्चे हम लोग इसको ना निकाल कर क्या निकाल रहे होंगे सर, इसका हाफ निकाल रहे होंगे, इसका हाफ निकाल रहे होंगे, तो कॉस a प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा सर, कॉस a प्लस बी बाई 2 जो हो जाएगा वो साइन c बाई 2 के बराबर हो जाएगा 90 माइनस c बाई 2 से। तो ये जो कॉस a प्लस बी बाई 2 देख रहे हैं, दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन c बाई 2 हो जाएगा। इसमें कॉस a माइनस बी बाई 2 मल्टीप्लाइड है, नो इश्यूज। यहां पर बेटा 1 को उधर ले जाएंगे तो यहां पर माइनस के 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 आ जाता है, और 1 को दूसरी तरफ ले जाने से 1 बाई 2 बच जाता है। ओके सर, देखो 2 साइन c बाई 2 हमारे पास कॉमन है बच्चे, 2 साइन c बाई 2 हमारे पास कॉमन है, तो यहां पर बच जाता है कॉस a माइनस बी बाई 2, और बचता है साइन c बाई 2, जिसे मैं वापस क्या लिख सकता हूं बच्चे, माइनस में कॉस a माइनस बी बाई 2 लिख सकता हूं, a प्लस बी बाई 2 लिख सकता हूं, है ना, इज इक्वल टू 1 बाई 2 है। ठीक है सर, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर अगेन कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला यहां लगा देंगे, तो ये माइनस के 2 साइन ए आ जाएगा a बाई 2, और साइन क्या आ जाएगा b बाई 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू बेटा 1 बाई 2 आ जाएगा। डन है सर, ठीक है, कोनो परेशानी नहीं। अब यहां से देखिए दोस्त, यहां से देखना है कि इस कंडीशन के अंदर ये माइनस सर, ये बड़ा एंगल था तो ये प्लस में ही आएगा, यानी ओवरऑल सर 4 मल्टीप्लाई साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2, इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, 1 बाई 2 आ रहा है। यानी कि साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2 का प्रोडक्ट कितना आ गया सर, वो आ गया 4 उधर जाने पर 1 बाई 8 आ गया। कितना आ गया, 1 बाई 8। इतना हम लोगों ने कर लिया। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सर बता दो साइन a बाई 2 b बाई 2 साइन c बाई 2 का प्रोडक्ट कितना होगा। हम बोलेंगे सर 1 बाई 8 होगा। कितना होगा सर, 1 बाई 8 होगा, है ना। आ गया सर, थोड़ी मेहनत और आंसर डायरेक्टली आया, क्वेश्चन यही पूछा गया था। ओके, अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि सर कॉस a प्लस बी बाई 2 कॉस b प्लस c बाई 2 और कॉस c प्लस a बाई 2 बताओ। बेटा मेरे वही ट्राइंगल की इक्वालिटीज लगाओ। तो कॉस a प्लस बी बाई 2 जो है वो साइन c बाई 2 के बराबर पाया जाएगा। कॉस b प्लस c बाई 2 जो है वो साइन a बाई 2 के बराबर पाया जाएगा, और कॉस a प्लस c बाई 2 जो है वो साइन b बाई 2 के बराबर पाया जाएगा। इसका मतलब सर हमें डायरेक्टली साइन c बाई 2 साइन a बाई 2 और साइन b बाई 2 का प्रोडक्ट मांग रहा है। सर आपने आंसर बताया था 1/8। सर 1/8 ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीटली फॉर्मूला अप्रोच के साथ और थोड़ा बहुत मेजर बात करें तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत अलजेब्रा मिला जुला कर यहां पर हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आता है। वेटेज कितनी है इस पार्ट की बेटा, कम से कम 2 से 3 या मैक्सिमम साइड में 4 सवाल आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से देख सकते हैं, जिसके अंदर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस, नेपियर्स एनालॉजी, या फिर आपके हाफ एंगल फॉर्मूला जो हेरॉन्स फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो ये 3 से 4 क्वेश्चंस को मजबूत करने के लिए पूरा सेशन मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया, जिसके अंदर मैं सारी चीजें आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बेहतर तरीके भी बताए। तो अगर भाई समझ में आया है तो बस अब आपका काम क्या है, रिवाइज करना, इन फॉर्मूलों को याद करना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। सो इसी के साथ बच्चे हम लोग सेशन को यहां पर खत्म करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और अपने सपने को साकार करने की राह पर चलते रहें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।